नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और आज से हम बात करने वाले हैं बीट साइंस के बारे में। ठीक है, एग्रोनॉमी का जो है क्रॉप्स को हमने कवर कर लिया है। बीट साइंस यानी खरपतवार विज्ञान की बात करने वाले हैं। जितना रंग बिरंगा आपको यहाँ जो चित्र नजर आ रहा है ना, उतना ही रंग बिरंगा ये नुकसान भी करता है हमारी कृषि में। ठीक, तो कोई चक्कर वाली बात नहीं। बीट साइंस मतलब साइंस नहीं है एक्चुअली, इसको बीट मैनेजमेंट कहना चाहिए। साइंस थोड़ी है, परेशान करने लोगों को साइंस थोड़ी है। चलो, हाँ सर, बहुत अच्छे से क्रॉप कवर हुई। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से तो कवर हुई गई है। चलो अब आगे बात करें। हाँ, आगे बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। कुछ लोगों को समस्याएं थी कि गुरुजी क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, तो लोग आज बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे। पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू बेबी कॉर्न। ओके, अब पढ़ो और आंसर देखो। होमवर्क चेक करेंगे यार, पहले टॉपिक कवर करवा लूंगी तो आधे लोग कहेंगे कि ये टाइम पास कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। पहले अपन होमवर्क देखेंगे, वो तो आप करके लाए हो, मैं समझ रहा हूँ। तो राइट आंसर क्या आने वाला है? वेरी गुड। यहाँ पर बेबी कॉर्न की बात हुई है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा सर? राइट आंसर हायर प्लांट पॉपुलेशन हाँ रख सकते हैं। ठीक है, 45 इंटू 15 सेंटीमीटर रखते हैं, बट कुछ वैरायटी में 16 टू 15 सेंटीमीटर रखी जा सकती है, क्योंकि वैरायटी पे ही स्पेसिंग डिपेंड करती है। हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन हाँ दे सकते हैं। हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन को क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन अगर जल्दी देंगे तो प्रॉपर वो थोड़ा जल्दी मैच्योर हो जाएगा। कुल मिला के हमको जल्दी मैच्योरिंग करवानी। अर्ली मैच्योरिंग, मैन्युअल अर्ली मैच्योरिंग, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। ठीक है, समझ में आ गई बात। हार्वेस्टेड विद इन 1 to 3 days आफ्टर सेल मार्जिन। बिल्कुल, टेस्ट आर रिमूव्ड एज व्हेन अपेयर टू अवॉइड पॉलिनेशन। और करेक्ट स्टेटमेंट चेक करना है, तो मेरे हिसाब से तो सारे सही हैं। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, क्लियर। ठीक, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बोले सर आज आप मूड में हो। नहीं, मैं मूड में नहीं, मैं तो पढ़ाने के मूड में हमेशा रहता ही हूँ। ठीक, आज सन्नाटा पूछना चाह रहा हूँ, इतना सन्नाटा क्यों है? मतलब प्रश्न भी नहीं आ रहे हैं। नहीं, चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। मेज ऑल्सो नोन एज कॉर्न इन नॉर्थ अमेरिका। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश इज अ टॉल स्टाउट ग्रास दैट प्रोड्यूस सीरियल ग्रेन क्वालिटी प्रोटीन मेज कंटाइन। बताओ क्या आएगा? बीट्स हेली भाई। देखो यार, मैं बार बार आपको यही बोल सकता हूँ, टेंशन वेंशन कुछ नहीं होता। जो आपके हाथ में है वो काम करो, कोई बात नहीं। डिप्रेशन से कुछ नहीं होगा, प्रेशर में ही काम बिगड़ता है। आज डाटा खत्म हो गया, कोई बात नहीं। अमित कुमार चौरसिया, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपका डाटा खत्म हो गया, कोई बात नहीं। ठीक, रिकॉर्डेड देख लेना। चलो आगे बात करते हैं। ठीक, तो प्रश्न का उत्तर बताओ क्या आएगा? सभी लोग आंसर दे तो रहे हैं। हाँ, तो सही उत्तर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी। सही उत्तर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी। ठीक है, अभी डेट वेट वाला झमेला खत्म करो। ठीक, जो है थोड़ा फोकस करो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये वो डेट वाले एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ फोकस कर लो। ठीक, हाँ, तो यहाँ पर मेज की क्यूपीएम की बात करें, जब हमने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि क्यूपीएम जो है, पढ़ा था ना, क्वालिटी प्रोटीन मेज। वैसे मक्के के अंदर तो प्रोटीन कम होता है, बट हमने कुछ वैरायटी डेवलप की है जिसको प्रोटीन बोल रहे हैं, क्यूपीएम कह रहे हैं। मतलब उसके अंदर प्रोटीन बढ़ाया है। प्रोटीन बढ़ाया तो उसके अंदर क्या क्या मिलेगा? उसके अंदर जो है हाई अमाउंट में लाइसिन ट्रिप्टोफैन भी मिलेगा और कम अमाउंट में ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन भी मिलेगा। अब आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि नहीं सर, हम तो मेज की बात कर रहे हैं, ये मेज में क्यूपीएम वैरायटी की बात कर रहा है, तो कंफ्यूज मत हो। मेज की बात करता है नॉर्मल मेज की। अगर वो मेंशन नहीं कर रहा है क्यूपीएम, तो उसमें ट्रिप्टोफैन और ये जो है आपके, ये तो उसमें कम होते हैं, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन तो उसमें कम होते हैं। बट हमने ये पढ़ा है, ये पॉइंट हमने क्वेश्चन में अभी देखा, लेकिन जब फैक्ट पढ़ा था तो क्यूपीएम में पढ़ा है, उसमें लाइसिन और जो है ट्रिप्टोफैन बढ़ाया गया। समझ गए? चलो आगे बात करते हैं। अगले प्रश्न के बारे में, बार्ले की बात कर लेते हैं। ठीक, सही बात है प्रदीप प्रदीप कुमार। चलो क्लियर। शक्ति रत्ना प्रोटीन, वेरी गुड प्रीति मैम, यही आएगा। ठीक, देखो यार, किसी भी एग्जाम की डेट आए, कुछ भी हो, सिंपल लॉजिक ये होता है। 1 मिनट का डिस्ट्रैक्शन मैं दूर हटके कर लेता हूँ ताकि आप क्वेश्चन भी पढ़ते रहो। देखो भाई, ऐसा है कि किसी भी की डेट आ जाए एग्जाम की, आपके हाथ में जो चीजें हैं वो आप कर सकते हो। आगे एग्जाम की डेट जो है, जितने भी एग्जाम है, आरआरबी की भी आएगी, नाबार्ड की भी आएगी, एफओ की भी आएगी, सीसीआई की भी आएगी, सबकी आएंगी। अब एग्जाम का फॉर्म भरा है, वैकेंसी आई है, तो एग्जाम तो होगा। ठीक, पहले होगा बाद में होगा, वो फर्क नहीं पड़ता। आपके हाथ में क्या है? पढ़ना। आपके हाथ में क्या है? रिवीजन करना। फोकस रहो। इसलिए जो है बार बार चिल्लाता हूँ, मेरी सुनते नहीं हो यार आप लोग। दिक्कत ये है ना, जिस दिन मेरी सुनने लगोगे उस दिन तो बिल्कुल सब लोग जो है यूपीएससी क्रैक कर देंगे एग्रीकल्चर का। समझ गए? चलो, वो वाली यूपीएससी की बात नहीं कर रहा मैं। तो राइट आंसर तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीस आ जाएगा। ऑल ऑफ दीस क्यों आ जाएगा? समझना बात। बार्ले की बात कर रहे हैं, बार्ले मतलब हॉर्डियम बल्गियर की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो सब लोग? हॉर्डियम बल्गियर, तो बार्ले, अब बार्ले हमने पढ़ा नहीं था, ये क्वेश्चन से पढ़ लिया हमने। ठीक, जितना भी बार्ले लगाया जाता है उसका 80 से 90% बार्ले किस काम में आता है? बियर मेकिंग के काम में आता है। समझ गए? ठीक है, सीसीआई कॉटन कॉर्पोरेशन की डेट आई है, काहे परेशान हो रहा है यार? अब बार बार मत पूछना। कॉटन कॉर्पोरेशन की लोग बता रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो क्लास में ही हूँ। ठीक है, अभी 5:15 क्लास फिनिश की थी, 5:20, फिर आप 5 मिनट का ब्रेक लेके आपके पास आ गया हूँ, तो मुझे नहीं पता है, लोग बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लोग केवल एक्टिव हैं, पढ़ने में एक्टिव नहीं है। चलो, तो बार्ले की बात कर रहे थे, अभी तक फोकस करो, डिस्ट्रैक्ट मत करना। बार्ले की बात कर रहे हैं, तो बार्ले के अंदर वो जो स्पाइक में ग्रेन का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, अगर उसमें 3 कतारें हैं, ठीक है, 3 कतारें इस तरफ, 3 कतारें उस तरफ, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे 6 रो बार्ले। अगर उसमें 2 ही कतारें हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको एक कतार तो इस तरफ, एक उस तरफ, तो उसको क्या बोलेंगे? 2 रो बार्ले। और एक ऐसा बार्ले भी होता है जिसमें या तो 2 कतारें भी हो सकती हैं, 6 कतारें, 6 भी हो सकती हैं, वो डिपेंड नहीं है, फिक्स नहीं है। तो 3 टाइप की स्पीसीज देखने को मिलेंगी, हॉर्डियम वल्गेर, हॉर्डियम डिस्टिकॉन और हॉर्डियम इरेगुलर। वल्गेर जो है 6 रो बार्ले होता है, इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ठीक, इरेगुलर या तो 6 होगा या 2, और डिस्टिकॉन जो है वो 2 रो बार्ले कहलाता है। जितना भी बार्ले का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सबसे माल्ट बनाया जाता है, मतलब किस काम में लेंगे सबको जो है? यस, इन सबको हम किसके काम में लेंगे? बेकरी बनाने के काम में। माल्ट मतलब बियर वगैरह बना सकते हैं, ग्रेन के काम में इसको ले सकते हैं। जितनी भी अनाज वाली फसल होती है उसमें सबसे ज्यादा जो है आपकी सूखा सहनशील क्षमता किसके अंदर होती है? तो बार्ले के अंदर ही होती है। अनाज वाली फसल की बात कर रहा हूं, बार्ले और बाजरा में कंफ्यूज मत होना, वो मिलेट का पार्ट है, ये सीरियल का पार्ट है। समझ गया? चलो आगे बात करते हैं। क्या बात कर रहा है? लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया है, घुमा रहा है, ढूंढोगे तो एक प्रश्न में उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्ट टोलरेंट भी होती है, बिल्कुल क्लियर। हाँ क्लियर, समझ गए, बढ़िया समझ गए। हाँ बताओ आंसर, जल्दी बताओ। आज सन्नाटा का है भाई, आप बोलते हो प्रश्न लेके नहीं आते हो भाई साहब। गुरुजी प्रश्न लेके आए हैं तो उत्तर तो दो। प्रश्न क्या है? आंसर क्या आएगा? है फिर कहते हो कि प्रश्न नहीं कराए, क्विज नहीं कराया, हिंदी में नहीं है। अरे हिंदी इंग्लिश के चक्कर में ही निपटे रहना। ठीक है, हिंदी में नहीं है, उर्दू में नहीं है, बस इसमें ही निपटे रहना। ठीक है, और जो आपने लिखा है ना हिंदी में नहीं है, वो भी आपने अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत लिखा है। आपने ये नहीं लिखा है कि ये जो प्रश्न है इनको आपने हिंदी भाषा में नहीं लाए, आपने उसको भी अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में नहीं है। समझ रहे हो? लाइट ब्लर कर रहा है ना। राइट आंसर क्या होगा? आपकी तरफ से प्रॉब्लम है। राइट आंसर ऑल ऑफ दीस हो जाएगा। देखो ये जो है ना, हमने अपने यूट्यूब की रिवीजन क्लास में भी पढ़ा था ना, कि हिमाचल प्रदेश में एक मेथड होती है जिसको हलोड कहते हैं। ये आपके कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर या तो खरपतवार नियंत्रण की बात करें, या हम बात करें जो हमारे कूड़ है उनको बनाने की बात करें, या कहीं ना कहीं ड्रॉट पीरियड को बढ़ाने के लिए क्रॉप की ग्रोथ, क्योंकि बीडिंग प्रॉपर करोगे तो कहीं ना कहीं ड्रॉट को भी वो सेंड कर सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑल ऑफ दीस राइट आंसर आ जाएगा। हेलोडिंग कुछ नहीं है, ये जो इंटरकल्चर ऑपरेशन होता है हिली एरियाज में, वो हेलोडिंग होता है। ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं। नहीं रोमन स्क्रिप्ट नहीं है, आपके फॉन्ट में गड़बड़ है आपकी तरफ से। देखो यार, बार बार डिस्टर्ब मत करो, ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, हाँ अगले की बात करते हैं। एफआईआर भी पढ़ा है ना, फरो इरिगेटेड रेस बेस्ड सिस्टम। हाँ, फरो इरिगेटेड रेस बेस्ड सिस्टम पढ़ा है। अब उनकी कुछ चीजें पूछ रहा है, बताओ जल्दी से।
हाँ हाँ, नन ऑफ दीजिए दे दो, एक आध ऑप्शन और लगा लो, एफ भी ऑप्शन लगा लो, एफ कर दो आंसर। हाँ जी, राइट आंसर क्या आएगा? सो राइट आंसर इज योर 1 2 3 एंड 4। ठीक, तो यहाँ पर ये जो फरो इरिगेटेड रेस बेस्ड सिस्टम होता है, पानी की बचत करता है, हायर यील्ड देता है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को कम करेगा, हर्बिसाइडल की डिपेंडेंसी कम करेगा, मतलब पूछ क्या रहा था यहाँ पर, पूछ रहा था क्या क्या एडवांटेज है। हाँ जी, तो सब है एफआईआर मतलब फरो इरिगेटेड रेस बेस्ड सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर हो गया। सीड रेट बता दो जल्दी से, एफआईआर की सीड रेट कितनी होती है? जिसको याद होगा उसको जो है मैं बहुत प्यारी प्यारी बातें बताऊंगा। वेरी गुड, सौरभ ने सबसे पहले आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट सौरभ फॉर योर एग्जाम। ठीक, चलो, है ना, हो गई प्यारी प्यारी बात, ऑल द बेस्ट, सबसे बड़ी बात है। चलो आगे बात करते हैं। इन टू क्रॉप्स ईयर सिस्टम मतलब क्रॉपिंग सिस्टम दैट बीट इन रबी सीजन व्हिच क्रॉप शुड बी ग्रोन इन खरीफ सीजन। अगर रबी में हमने ये लगाया है 20 से 25 नहीं होगा, 75 केजी जो है राइट आंसर होता है फरो इरिगेटेड रेस बेस्ड का। ठीक, हाँ बढ़िया, फास्ट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, राइट आंसर, वेरी गुड। राइट आंसर क्या आएगा? हाँ, अरे भूल का रहे हो, क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, याद है आपको, क्रॉप रोटेशन के बारे में बात कर रहा है वो, कि अगर गेहूं लगा है रबी में तो खरीफ में कौन कौन सी फसल हम लगा सकते थे या लगाई होंगी, नॉट श्योर। ठीक, तो भैया राइस लगा सकते हैं, ठीक, मेज लगा सकते हैं, सोलगम लगा सकते हैं, मिलेट लगा सकते हैं, ग्रीन ग्राम लगा सकते हैं, ब्लैक ग्राम लगा सकते हैं, काउपी, पीजन पी, कॉटन। अब हमको इन ऑप्शन में ये देखना था कि कोई रबी सीजन की फसल तो नहीं है। अब उसके लिए ना हमको याद होना चाहिए कि खरीफ की कौन सी फसल है, रबी की कौन सी फसल है, जायद की कौन सी फसल है। एकदम हलवा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा था ही नहीं उसमें, हलवा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हीट इज ग्रास widely cultivated for its seeds, cereally grain that is staple food around the world when wheat irrigated 4 times, when it should be given irrigation। अगर हमारे पास 4 बार है तो क्या करेंगे? जल्दी, वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या आएगा राइट आंसर? राइट आंसर आएगा आपका, हाँ जी, राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर, देखो राइट आंसर ये है सी आंसर, डी पे रहा है, तो ये जो है ना आपका सी वाला है, नीचे आ गया गलती से, ये यहाँ वाला उत्तर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? सी है। और हमने पढ़ा है 2 इरिगेशन है तो पहला सीआरआई दूसरा फ्लारिंग, 3 बार इरिगेशन दे सकते हैं तो सीआरआई, लेट ट्वेंटिंग और मिल्किंग, सी एफ और सीएलएम याद है ना। चलो आगे बात करते हैं। मिल्क क्वालिटी, व्हीट हैज बीन मीडियम ग्रेन साइज एंड अपीयरेंस मीडियम हार्ड ड्राई ग्लूटेन 9% प्रोटीन 9% ग्लूटेन 10% प्रोटीन एंड मॉइस्चर हैविंग 11%। सो मिलिंग क्वालिटी इज जस्ट बाय, यहाँ पर मिलिंग की किसकी बात कर रहा है? व्हीट की मिलिंग की बात कर रहा है। ठीक है, व्हीट की मिलिंग की बात कर रहा है। ठीक, समझ गए? हाँ सही बताओ, यस वेरी गुड। क्या आएगा आंसर? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑल ऑफ दीस, यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। सब समझ गए हैं? अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि राइस का जो हस्क है, देखो बाकी सब तो यूं ही लपेट रहा है, सीधा लिखा है राइस हस्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग, समझ गए? तो ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं कि शुरुआत में लंबा चौड़ा कुछ घुमा देंगे और आखिरी में पूछ लेंगे कि राइस हस्क कहां कहां काम में आ सकता है। तो सोडियम सिलिकेट, सिलिका जेल, चारकोल सब कुछ बनाने के काम में आ सकता है। देखो सब लोग सही उत्तर दे रहे हैं, तो राइट आंसर इज योर ऑल ऑफ दीस। ठीक, समझ गए? और क्या बना सकते हैं? तो सुन लो भाई, लो ये जो है आपका इतना सब काम में आ जाएगा, किसके? इतना सब आपका जो है राइस हस्क के काम में आ जाएगा। तो ये जो है आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ एलियन लेयर फ्रॉम ब्राउन राइस टू प्रोड्यूस व्हाइट राइस, व्हाट विल बी कॉल्ड? इसको क्या बोलेंगे? सब लोग सही उत्तर दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोग सही उत्तर देंगे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? हाँ जी, राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? राइट आंसर आ जाएगा आपका पॉलिशिंग। पढ़ के आए हैं हम। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन व्हिच इज डन इन अवर मिलिंग ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। राइस मिल की बात कर रहा है, प्रोसेसिंग में कौन कौन से यहाँ पर जो है क्या हो सकते हैं, यहाँ पर हमारा सीक्वेंस बताना है हमको। समझ गए शालिनी तिवारी जी? बढ़िया है, बढ़िया, वेरी गुड। आप जिस डेडिकेशन के साथ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो अच्छी बात है। आप, हाँ वेरी गुड, सभी को और विद्यार्थियों को भी वेरी गुड। अब मैं यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन देखूंगा तो फिर आपको चित्र नजर नहीं आएगा। चलो, सो राइट आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, सब लोगों ने सही उत्तर दिया है। राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर आएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, मतलब सारा कैसा है सीक्वेंस में है। सबसे पहले दानों को क्लीन किया, फिर छिलका रिमूव किया, वो छिलका था उसको अलग किया। डीहस्किंग और हस्क सेपरेशन एक्चुअली दोनों एक ही है, बट वो यहाँ घुमा रहा है आपको। पैडी सेपरेशन, पैडी सेपरेशन मतलब पैडी को अलग कर रहे हैं ना, वो ये तीनों एक ही, वो घुमा रहा है आपको, बोले घुमा रहा है यहाँ, फिर पॉलिशिंग कर रहे हैं, फिर ग्रेडिंग कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर सब कुछ क्रम में है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, रीजन फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट इन पंजाब। पंजाब में गेहूं की प्रोडक्टिविटी ज्यादा क्यों है? उत्तर बताओ, सही उत्तर क्या आएगा? हाँ जी, सही उत्तर क्या आएगा? जल्दी से बता दो, सही उत्तर क्या आना चाहिए? सही उत्तर क्या आना चाहिए? ठीक, सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं, हाँ जी बढ़िया, सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं। हाँ, सो राइट आंसर क्या आएगा? हाँ जी, राइट आंसर क्या आएगा? जब राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका, हाँ जी, सब कुछ पहला दूसरा तीसरा सब स्टेटमेंट सही है। और रीजन ही पूछ रहा था पंजाब की प्रोडक्टिविटी का, तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, पहले पैडी सेपरेशन ले लो भाई, कोई चक्कर नहीं है, पहले डायरेक्ट पॉलिसिंग ही कर लो। ठीक है, पुराना कुछ याद मत करना। ठीक है, पैडी सेपरेशन होता क्या है बताना जरा, अमन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉटन इज द मोस्ट वाइडली प्रोड्यूस नेचुरल फाइबर, वो तो देखो सब चीजें वो घुमा रहा है, आखिरी का पढ़ो, डीलिंटिंग एडवांटेजेस। ठीक, पढ़ना पूछ पूरा है, मैं बता रहा हूं कि इतना सब कुछ वो लंबा चौड़ा दे देगा एग्जाम के लिए, बट वो जो है एएफओ पैटर्न पे, आईबीपीएस पैटर्न पे, ठीक है, सीसीआई पैटर्न पे ऐसा भी आजकल आ रहा है। ठीक, तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? देखो अब मैंने आपको हिंट दे दी कि डीलिंटिंग क्यों कर रहे हैं, तो आप सब लोग उत्तर देने लगे, नहीं सब लोग उलझ गए थे उधर ही, कॉटन इज मोस्ट वाइडली प्रोड्यूस, वो तो जबरदस्ती का पूछ रहा है, समझ रहे हो? हाँ जी, ठीक, चलो, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर ये सब है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कॉटन इज सॉफ्ट फ्लफी, अब कुछ नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, हाँ पढ़ते रहो। तो राइट आंसर विल बी यस गाइस, तो राइट आंसर इज योर ऑल ऑफ दीस। बोले सर हम तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे, हम तो ऑप्शन देख रहे हैं ऑल ऑफ दीस, तो बता दे रहे हैं कि यही होगा। ठीक, सो राइट आंसर इज योर ऑल ऑफ दीस, फ्रॉस्ट, वाटरलॉग एंड सॉइल एसिडिटी। समझ गए? चलो, तो ये जो है इसके लिए सेंसिटिव है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए, जूट की बात कर रहा है, कौन सा केमिकल जो रेटिंग के लिए सुटेबल नहीं है? वेरी गुड, सब लोग सही उत्तर दे रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के निपटाना है क्या फाइबर को? समझ रहे हो? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर ये नहीं होगा, जो लोग कंफ्यूज है ना, विच केमिकल इज नॉट सुटेबल फॉर रेटिंग ऑफ जूट। तो बाकी के जो आपको नजर आ रहे हैं, कौन कौन से नजर आ गए आपको? अरे आपको सारे तो नजर आ गए, हाँ जी सर, इधर आ भाई, जरा बैठ के कक्षा का आनंद लेते हैं। 0.5% सल्फ्यूरिक एसिड, 1% सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, फिर 0.5% अमोनियम ऑक्सीलेट एंड 5 ग्राम सोडियम सल्फेट, ये सारे केमिकल रेटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, पानी के अलावा भी, ताकि वो जल्दी लूज हो जाए। तो ये जो है केमिकल यूज नहीं होगा, मतलब नाम तो वही लिखा है बट उसका परसेंटेज ज्यादा लिखा है ना सर। समझ गए? याद कर लोगे, अच्छा प्रश्न था। आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या पूछ रहा है कि कॉटन के अंदर जो टॉपिंग हम कर रहे हैं उसका करेक्ट सेंटेंस हमको बताना है। ठीक है, आप पढ़िए ध्यान से, मुझे भरोसा है आप सब लोग सही उत्तर दे देंगे जल्दी से, ताकि हम अपने इस पे आ सकें सर, अपने बीट साइंस पे आ सकें। जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। वेरी गुड,
तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक, क्यों? क्योंकि ए इसलिए नहीं आएगा कि वो बोल रहा है कि टॉपिंग 80 से 90 दिन में करते हैं, वो तो याद है हमको। ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या है, बॉडी की ग्रोथ को रोक देता है, अरेस्ट का मतलब स्टॉप करना। ठीक है, इनहिबिट सिम्पोडियल ब्रांचेस, इनहिबिट नहीं कर रहा है भैया, ये सिम्पोडियल ब्रांचेस को तो बढ़ावा देगा। इनहिबिट का मतलब रोकना है, आप प्रश्न पे नहीं गए। अगर यहाँ लिखा था इनकरेज सिम्पोडियल ब्रांचेस, फैसिलिटेट स्प्रेइंग एंड पिकिंग ऑफ द कॉटन, ये तो फिर हम सब मान लेते। बट ये तीसरा वाला पॉइंट वो इनहिबिट जो वर्ड लगा ना, उसके कारण जो है गलत हो गया। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर बता रहा हूँ आपको, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पर इनकरेज सिम्पोडियल होता ना तो सही हो जाता। इनहिबिट मतलब ग्रोथ को थोड़ी रोका है, टॉपिंग से तो सिम्पोडियल ब्रांचेस बढ़ेंगी, समझ गए? हाँ, मोनोपोडियल ब्रांचेज जो है अरेस्ट कर सकता है। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, मेजर कॉटन जोन, हिरसुटम, अर्बोरियम, हर्बेसियम हाइब्रिड आर रेनफेड कंडीशन इन विच जोन? जोन के हिसाब से कौन सा आपका रेनफेड कॉटन हो सकता है, जल्दी बता दो। बढ़िया, तो राइट उत्तर इज, योर राइट उत्तर इज सेंट्रल जोन। ओके, सेंट्रल जोन, वेरी गुड। ओके, हाँ जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है? कपास स्पीसीज ग्रुप्ड अंडर एशियाटिक कॉटन। यार ये तो बता दोगे, ये तो हलवा क्वेश्चन है, बदबूदार क्वेश्चन है, इसमें कोई दम ही नहीं है, ऐसा ही है यार, बच्चे जैसा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। हाँ, सो राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर आ जाएगा ए एंड बी। कैसे याद किया था? अरहर से याद किया था ना, एक भाई ने एक ट्रिक बताई थी अरहर। मैंने किससे याद करवाया था? गाने से, अरबो हरबा हरसू बरबा। तो जो हरसू जिसके बाल लंबे हैं, अमेरिका बाल कटवाने गया था, तो वो कहाँ है? हरसू ये यहाँ है, हाँ है, हरसू भी है, बारबा भी है, दो है, तो ये देसी है। चलो आगे बात करते हैं। बात कर रहा है शुगर केन की, जो कहीं ना कहीं स्पीसीज है, लंबी पेरेनियल ग्रास है, शुगर केन प्रोडक्शन की यहाँ पर बात कर रहा है। तो क्या पूछ रहा है कि शुगर केन के जो सेट हैं उनमें जो परमानेंट जड़ें हैं उनका नाम हमको बताना है। किसका? हाँ, ठीक, ओके, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, ये तो सूट रूट परमानेंट है। ठीक, आगे बात करें। अब ये वाला प्रश्न आपके मिलेट वाले पार्ट से, जल्दी बताओ, इसके साथ ही हम इसको शुरुआत करें, हमारे बीट साइंस को उड़ा दें। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर्ड बेस्ड ऑन देयर प्लेस ऑफ ऑरिजिन? ठीक, हाँ बताओ। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया, मेरे साथ तो हम समझ गए हैं। जहाँ कहीं ऑल ऑफ दीज दिखे लगा दो, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सही वाला आ जाएगा। फॉक्सटेल का ईस्ट एशिया, कोदो लिटिल मिलेट का इंडिया, प्रोसो मिलेट का इजिप्ट, बार्नयार्ड मिलेट का सेंट्रल एशिया। तो सारे आंसर क्या है? सही हैं। चलो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक, ये 20 क्वेश्चन जो काफी अच्छे तरीके से छांट के अपने सगे हाथों से बनाकर लेके आया था आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है कि ये जो मेरे सगे हाथों से बनाए हुए प्रश्न हैं, इनका स्वाद आपको अच्छा आया होगा। ठीक, लोग बोलते हैं ना अपने सगे हाथों से खाना बना के लाया, हाँ, तो सगे हाथों से मैं प्रश्न बना के लाया था आप लोगों के लिए। अब जो है हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्वेश्चन मजेदार रहे होंगे। चलो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, थैंक यू, वाह बेटा वाह। चलो ठीक, हाँ, गलत होंगे ऐसे क्वेश्चन निपटाओगे। ठीक, हाँ, चलो ठीक है, चलो अच्छी बात है, वन सेकंड, वेरी गुड। चलो आगे बात करें, बीट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक, बीट्स की अगर बात करें तो बीट्स क्या है? बीट्स जो आपको यहाँ नजर नजर आ रहा है भाई साहब, बस यही क्या? अनवांटेड, क्या लिखोगे? अनवांटेड, अनवांटेड और अनडिजायरेबल। अनवांटेड मतलब आपकी इच्छा के विरुद्ध आया, अनडिजायरेबल मतलब आपकी जो है अवांछनीय पौधा है, इसको क्या बोलेंगे? अवांछनीय बोलेंगे। ठीक है, इसको तो अनैच्छिक पौधा बोलेंगे, अनैच्छिक मतलब आपकी इच्छा के विरुद्ध दिखा। ठीक है, और इसी को अवांछनीय पौधा कहेंगे। ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका बीड कहलाएगा। सबसे पहले बीड, जिसको हम आउट ऑफ प्लेस प्लांट भी कह सकते हैं, ऑफ टाइप प्लांट कह सकते हैं, ये किसने बताया था? ये जेथरो टूल साहब ने बोला था। ठीक है, इसलिए फादर ऑफ जेथरो टूल, फादर ऑफ बीड साइंस कौन है? जेथरो टूल, फादर ऑफ टिलेज भी जेथरो टूल है। हमने याद किया था कि टिलेज करने के लिए भी किसी टूल की जरूरत पड़ेगी और बीड वीड निकालने के लिए भी किसी टूल की जरूरत पड़ेगी। तो यही क्या कहलाएगा? आपका यही आपका जेथरो टूल कहलाएगा। समझ गए? ठीक, समझ गए, क्लियर? हाँ, आप टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, मैं तो हर टॉपिक अच्छे से ही पढ़ाता हूँ। आप लोग जो है बातचीत में बिजी रहते हो। ठीक, मैं तो हर टॉपिक अपना 100% देकर पढ़ाता हूँ। आप चाहे यहाँ देख लो, चाहे आप कहीं और देख लो। ठीक, यूट्यूब पे भी जो क्लासेस हैं वो भी अभी रेगुलर चली रही हैं, तो वहाँ पे भी आप देख ही सकते हैं। अब बीट्स की बात करें, ठीक है, खरपतवार की बात करें तो खरपतवार क्या है? खरपतवार जैसे हमने गेहूं लगाया, अब गेहूं के खेत में सरसों आ गया, वो भी खरपतवार है। ठीक है, सोयाबीन लगाया, उसके खेत में धान आ गया, वो भी बीट है। मतलब आउट ऑफ प्लेस की जो बात कर रहे हैं वो सारा आपका क्या कहलाएगा? वो आपका खरपतवार ही कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हाँ, ठीक, चलो अब आगे बात करें। आगे बात करें, बीड इज एन अनवांटेड प्लांट वेयर इट इज नॉट डिजायर। ये जेथरो टूल साहब ने कहा था कि ऐसा पौधा जहां उसकी जरूरत नहीं है वहां पर वो पहुंच जाएगा, उसको खरपतवार कहेंगे। हम अपने जीवन में बहुत सारे खरपतवार को भी पाल के रखें, जैसे ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, जहां कुछ नहीं बोलना है वो टांग जरूर अड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बीड है। ठीक है, तो बीड मतलब जो अनवांटेड है, तो बीड मत बनो, क्रॉप बनो, जरूरत है तो बात करो, नहीं तो शांत रहो। तो खरपतवार क्या है? इसको बुलाया नहीं था, ये बिन बुलाया मेहमान है फील्ड में, सबसे ज्यादा ये नुकसान करता है। अगर बात करें किसकी बात करें, टोटल इंड लॉस की बात करेंगे, एनुअल लॉस की 100% में, तो लगभग लगभग 40 to 45% हमारा बीड नुकसान करता है। बीड्स नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपके जो है इंसेक्ट आ जाएंगे, फिर उसके बाद डिसीज आ जाएंगी। ठीक है, 20% के आसपास डिसीज और 25 से 30% के आसपास इंसेक्ट आ जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बीड नुकसान कर रहा है ऐसा बताया जाता है। क्या बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई, आगे बात करते हैं। अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट है जो क्या कर रहा है? आके जो हमारे रिसोर्सेज है, जो सॉइल है, जो वाटर है, जो जगह है, जो पानी है, जो हवा है, कुल मिला के हमारी क्रॉप के साथ जो प्रतियोगिता कर रहा है, कॉम्पिटिशन कर रहा है, उसी को खरपतवार बोलेंगे। खरपतवार बोल दो या बीज बोल दो। ठीक, समझ गए? क्लियर? हाँ जी, क्लियर, बढ़िया। इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई? तो इतनी तो बात समझ में आ गई, बीड्स को पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि क्रॉप को नुकसान कर रहा है। तो ऑल बीड्स आर अनवांटेड प्लांट, बट ऑल अनवांटेड प्लांट में नॉट बी बीड्स। तो ये वाली चीज याद रखो कि जितने भी बीड्स हैं वो तो अनवांटेड प्लांट कहलाते हैं, बट कुछ अनवांटेड प्लांट है उनको बीड नहीं कहेंगे हम। ठीक, अब मान के चलो कि किसी एक जगह में आम की कहीं गुठली पड़ी थी, आम उगाया, हमने उसको उसको लगाया नहीं, वो अपने आप जर्मिनेट कर गया, तो वो तो अनवांटेड है उस जगह के लिए, है कि नहीं? बट वो बीड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पौधा है, उससे हमको फायदा मिलने वाला है। बीड से फायदा नहीं मिलता, 90% बीड नुकसान करते हैं, ओनली 10% बीड हम कह सकते हैं, 10 भी ज्यादा बोल दिया, ओनली 5% बीड्स आर यूजफुल। ओके, ये जो है पूछा जाता है। ठीक है, चलो क्लियर? हाँ, ठीक, आगे बात करते हैं। तो पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में 30,000 स्पीसीज हैं, उसमें से 18,000 स्पीसीज जो है सीरियस है, जो नुकसान करती हैं। तो कुछ लोग कहेंगे अरे कमी है यार, 30,000 में 18,000, 18,000 है भाई साहब, 18 नहीं है, 1800 नहीं है, 180 नहीं है, 18,000 स्पीसीज है। कुछ लोग कहेंगे अरे कमी है यार, 30,000 में तो 18,000 है, कम नहीं है वो। आप 18,000 नहीं, आप 1800 क्रॉप बता दो कि पूरे वर्ल्ड में 1800 क्रॉप है। अरे आप 180 नहीं गिना पाओगे सब मिला के, सारे वेजिटेबल फ्रूट्स फील्ड क्रॉप सब मिला के 180 स्पीसीज नहीं होंगे हमारे पास, ये 18,000 है। ठीक, आगे बात करते हैं। ये जो डाटा आपको नजर आ रहा है सर, ये डाटा जो है आईसीआर के साइट पे दे रखा है। वो जो साइट पे बोल रहा है कि टोटल एनुअल लॉस कितना हो रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में परसेंटेज वाइज। तो सबसे ज्यादा बीड्स नुकसान कर रहा है 45% के आसपास, दूसरे नंबर पे है इंसेक्ट नुकसान कर रहा है 30% के आसपास, 20% डिसीज, और अगले पे कौन है? हाँ जी, अगले पे कौन कर रहा है? अगले पे जो है आपका नुकसान कौन कर रहा है? 5%। क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाती है, बहुत ज्यादा सूखा आ गया, बहुत ज्यादा पानी की कमी। अच्छा, कुछ बुक्स में लिखा रहेगा आपका कि यहाँ पर 33% नुकसान कर रहा है, बट मैं इस चीज को सही मान सकता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा नुकसान सर यही कर रहा है। समझ रहे हो बात को? सबसे ज्यादा नुकसान यही कर रहा है। फिर इंसेक्ट 30%, डिसीज 20%, इसको 25 से 30 भी कर सकते हो। एक बहन जी ने ट्रिक लिखी है बिंड,
अच्छी ट्रिक हो सकती है W4 बीड, I4 इंसेक्ट एंड D4 डिसीज। वेरी गुड मैम, ठीक है, बिंड से आप याद कर सकते हो, बिंड मतलब W4 बीड पहले आया, फिर इंसेक्ट आया, फिर डिसीज आया, ठीक है। बट 33% नहीं, अब तो नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो 40% तक हम इसको राउंड फिगर में ले जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैम नहीं है, ओके, हमारे जो है भाई साहब हैं प्रदीप कुमार जी, ओके, मुझे लगा कोई प्रदीपा नाम से है, तो मैंने इसलिए सोचा कि फीमेल होगी, सॉरी गाइस। चलो जेथरो टुल की बात करें, तो जेथरो टुल की बात करें तो जेथरो टुल फादर ऑफ साइंस क्लेज है, मतलब क्लेज के भी हैं, बीट साइंस के भी हैं, ये तो याद रखोगे। इन्होंने हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री दी थी, और डायरेक्टरेट ऑफ बीट रिसर्च कहाँ है, जबलपुर में है, 1989 में आया था। पहले इसका नाम नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन बीट साइंस था, फिर डायरेक्टरेट ऑफ बीट साइंस एंड रिसर्च था, फिर बाद में लोगों ने नाम चेंज कर दिया, बोले यार ये साइंस थोड़ी है यार, पौधा है उगा है परेशान कर रहा है, साइंस थोड़ी है, ये तो समस्या है, तो उन्होंने बीट साइंस हटा के फिर उन्होंने बीट रिसर्च कर दिया, डायरेक्टरेट ऑफ बीट रिसर्च। कहाँ पर है ये जबलपुर में है। जिन लोगों ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी देखी होगी, तो वो थोड़ी जैसे जब स्टेशन से हम जाते हैं जबलपुर यूनिवर्सिटी जेएनकेवीपी के पास, ठीक है, तो पहले बीट साइंस पढ़ जाता है, उसके बाद जेएनकेवीपी कैंपस पढ़ता है, ठीक है, तो ये जो है पास पास में है, जबलपुर में है, पूछा जाता है, ठीक। आगे बात करें, अरे सर ये क्या आ गया, आगे आप लोगों के लिए जो है काम की चीज है, काम की चीज ये है कि यहाँ पर ना कुछ खरपतवारों के नाम दे रखे हैं, इनके कॉमन नाम, उनके इंग्लिश नेम, उनके बॉटनिकल नेम, उनके फैमिली नेम, तो ये जो है पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। हाँ सोहागी पे है ना जबलपुर में जेएनकेवीपी, हाँ ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हॉस्टल भी है वहाँ पर, नेताजी। चलो तो आगे बात करते हैं, ये एक करके याद हो जाएगा आपको, ठीक। एक तो ये हो गया हिंदी में नाम, अंग्रेजी के नाम और बॉटनिकल नेम। अगले और बढ़ो, ठीक। अगले की बात कर लें, लो भैया अगला प्रश्न हो गया आपके लिए, ये और सारे नाम हो गए। फिर अगले की बात करें, लो तो 50 कुल मिला के 50 हैं, ये 50 आप लोगों के लिए गिफ्ट है, गिफ्ट मतलब इसको याद करना है, ठीक है। कॉमन नाम और इंग्लिश नेम सेम है क्या, कुछ कुछ में सेम हो सकता है, ठीक है। अब जैसे चले आ रही हिंदी में बोल रहे हैं, अंग्रेजी में इसको व्हाइट फॉक कह रहे हैं, ठीक है। हिरनखुरी को बाइंड बीट कहते हैं, ये पूछा जाता है, तो कुछ को मैं मेरे अनुभव के आधार पर, अनुभव मतलब समझ लो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं टिक करवा देता हूँ, बट जरूरी नहीं है कि मैं जो टिक करवा रहा हूँ केवल वही पढ़ना है, ठीक। अगर आपको जो है उससे ज्यादा अगर पढ़ पाओ तो पढ़ लेना, मैं टिक करवा देता हूँ, जो आपको याद रखना है। जंगली चौड़ाई पूछा जाता है, ठीक है। सत्यानाशी 5 6 7, ठीक, फिर 8 सॉरी 9 12 13 14, ठीक है 17, फिर उसके अलावा 2, इतने तो टिक करे हैं, इतने तो आपको याद रखने हैं, ठीक। इतने याद कर लेना जो मेरे हिसाब से मैंने इंपॉर्टेंट बताए, फैमिली एग्जाम में पूछ लेता है। चलो आगे बात करें, आगे बात करें तो 18 19 20 21 22 24 25, ठीक। फिर उसके बाद 26 27 याद कर सकते हैं, छोटी दूरी बड़ी दूरी माइक्रोफेरा उसको कहते हैं। फिर इसके बाद आप 31 याद करोगे और 34 याद करोगे, ठीक। सेंजी भी पूछ ही लेता है, मेली लोटस अल्वा जिसको हम कह देते हैं, समझ गए, हाँ जो टिक कर दिया मैंने। अब आगे बात कर लें, अब आगे जो है आपकी बात करें तो हमने यहाँ तक लगाई था, 36 हो गया, 38 39 और 41, ये तो जो है भाई साहब बिल्कुल याद ही कर जाना, 38 39 पूछा जाता है, 43, ठीक है, फिर 46, और फिर उसके बाद आपका ये पूछा जाता है 49 और 50, इतना तो याद करोगे। आईसीआर में आया हुआ क्वेश्चन है बिसिया हिरसोटा, जिसको मुनमुना कहते हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से याद कर लेना। जैसे बात करें गाजर घास की, इसको कांग्रेस ग्रास कहते हैं, वाइल्ड कैरेट कहते हैं, पार्थिनियम स्टोफोरस कंपोजिटी इसका परिवार है। गेहूं के मामा का ग्रेमिनी परिवार है, प्लेस माइनर कहते हैं, इसको कैनरी ग्रास कहते हैं, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है, अपने आप में ये महत्वपूर्ण टेबल है जो मुझे लगा कि आप लोगों को देना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। बाकी आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार याद कर सकते हैं, पीपीटी में रहेगा ही। आगे बात करते हैं क्रॉप का इल्ड कितना, कौन कौन से में कितना नुकसान कर रहा है, क्या ये हमारा खरपतवार। तो सुनो, ट्रांसप्लांटेड राइस में 30 से 40% इल्ड में नुकसान कर रहा है, डीएसआर में 70 से 80% नुकसान कर रहा है, गेहूं में 15 से 30%, मतलब अगर प्रॉपर खरपतवार खेत से बाहर नहीं निकाला तो क्या करेगा, ये नुकसान करेगा, ये कहीं ना कहीं इल्ड में रिडक्शन कर देगा, तो इससे जो है हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। समझ तो रहे हो आप सब लोग यार, ठीक है, समझ गए। मेज में सोलर में 50 से 70%, बाकी खरीफ पल्सेस में 40 से 60, रबी पल्सेस में थोड़ा सा कम करेगा, रेपसीड का 10 से 15, कॉटन का 40 से 50, सोयाबीन का 40 से 60। तो जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, मैं हट गया हूं, थोड़ा सा देख लो आप, ताकि फास्ट हम चल सकें। सोना नहीं है दुर्गेश सिंह यादव जी, ठीक है। आप जो है क्लास में कैमरा ऑन करके आप सो रहे हैं, तो मुझे कैसा लगेगा, ठीक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। ये जो लिखा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, एकदम एक्यूरेट है, ऑथेंटिक है, इसको याद किया जा सकता है। अगली बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स बीट्स के क्या होंगे, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि उनकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। ध्यान से सुनना, पहली विशेषता कि ये जो ना एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है, कम पानी में, ज्यादा पानी में, कम तापमान में, ज्यादा तापमान में, जितनी भी फेवरेबल और जितनी भी एडवर्स कंडीशन इसको दोगे ये ढीठ है एकदम, ये बना रहेगा, ठीक। दूसरा, इसका जर्मिनेशन बहुत लंबे टाइम तक रहता है। कहने का मतलब अगर जर्मिनेशन की बात करें तो ये जो है ना 10 साल 15 साल तक भी सॉइल के अंदर पड़ा रहेगा, और जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो ये दोबारा जर्मिनेट कर जाता है, ठीक। 10 साल, अरे हमारी फसल तो अगर 10 दिन भी अगर उसको फेवरेबल कंडीशन ना मिले तो वो निपट जाती है, ठीक। दूसरा, तीसरा, सीड के अलावा, बीज के अलावा, जड़ से, तना से, पत्ती से, फूल से, मतलब प्लांट के और पार्ट से भी जो रीग्रोथ कर जाता है, मतलब इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन रेशो अच्छा है, समझ गए, ठीक। अब चौथे की बात करें, इसके अंदर सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो ज्यादा है, एक बीज से 1 लाख 2 लाख बीज भी ये प्रोड्यूस कर देता है, मतलब एक सीड जमीन के अंदर गया, वो एक पौधा बना, अब वो जो प्लांट है ना वो 2 लाख तक सीड प्रोड्यूस कर सकता है। अब बता दो हमारी ऐसी कौन सी क्रॉप है जो एक सीड से वो जो है 2 लाख नहीं वो 2000 भी सीड प्रोड्यूस कर दे, तो बता दो। है हम बात करें आलू की, तो एक बीज से या एक सीड से हम केवल 4-5 बीज ही पैदा कर पाते हैं। बात करें ग्राउंडनट की, तो एक ग्राउंडनट से 8 से 10 ही बीज पैदा कर पाते हैं, और एक आपके गेहूं से लगभग 80 से 100 के आसपास, ठीक है, इतना ही जो है राइस का होता है। तो कहीं ना कहीं इनका मल्टीप्लिकेशन रेशो भी ज्यादा है, वेजिटेटिवली भी जो है इनकी ग्रोथ अच्छी है। दूसरा, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, मतलब हमारी जो फसल है जितने टाइम में वो जर्मिनेशन लेगा या जितने टाइम में वो वेजिटेटिव ग्रोथ तक आएगा, उतने टाइम में ये खरपतवार है ना ये क्या कर लेता है, ये मैच्योरिटी तक आ जाता है, समझ गए। एक ये 5 पॉइंट हो गए। इनके अंदर जो ट्रांसलोकेशन है, डिस्पर्सल पावर बहुत ज्यादा है। हम ट्रैक्टर से कल्टीवेटर से किसी खेत में प्लॉइंग करने गए, वो जड़ उस ट्रैक्टर के टायर में या अटैचमेंट में लग के आ गई है, जो इंप्लीमेंट लेके गए उसके साथ आ गई है, दूसरे खेत में गए वो जड़ वहां गिर गई, भाव से अपना विस्तार विस्तार कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि इनका जो है, मैं संतोष कुमार ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है, एडमिट कार्ड्स आर ओपन, ब्लॉक कर दूंगा मैं। यहाँ ज्ञान देने क्यों आयो भाई, काहे पड़ा पड़ाएगा जो है पूरा फ्लो बिगाड़ रहा है, ठीक। आगे बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक। सर भी इधर ही है, फोटो खींच के भेज दूंगा तो निपट जाओगे जबरदस्ती, है ना। हाँ चलो, किसकी बात कर रहे थे, बीड्स स्प्रेड वेजिटेटिवली, इनको वेजिटेटिवली स्प्रेड किया जाता है। मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज भी है यहाँ पर, मतलब या तो वो जो बीड है या तो वो सीड की मॉर्फोलॉजी कर ले रहा है, उसके जैसा बन जा रहा है, जैसा फसल है वैसा बीज बन जा रहा है, वैसा पूरा पौधा बन जा रहा है, या कुछ और पार्ट बन जा रहा है, समझ रहे हो बात को, ठीक। तो ये जो है ना ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएंगे, समझ गए। इनके अंदर डोमेंसी भी मिलती है, डोमेंसी मतलब वो कहीं ना कहीं इनके फेवरेबल उसमें होती है। तो क्या इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई, समझ में आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए, ठीक। इनका टेस्ट वेट भी कम होता है, तो ये हल्के रहते हैं वजन में,
ठीक, चलो अब आगे बात करते हैं, आगे बात कर लें। चलो अब आगे बात करेंगे, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब इसमें से जो 2-3 पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। जैसे बीट सी डोमेंसी पढ़ लेंगे, टेस्ट वेट पढ़ लेंगे और इनका मल्टीप्लिकेशन पावर पढ़ लेंगे। ठीक, तो जैसे बात करें बीट के सीट के अंदर जो डोमेंसी है, अब ये पूरे टॉपिक में बीट की ही बात करेंगे, मतलब इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसको कैसे रोका जा सकता है। तो ध्यान से सुनना, अगर किसकी बात कर रहे हैं बीट के डोमेंसी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बीट के पास अगर फेवरेबल कंडीशन है फिर भी वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा सर आपका, यही कहलाएगा आपका, हाँ यही आपका डोमेंसी कहलाएगा। तो डोमेंसी 3 टाइप का होता है, डोमेंसी 3 टाइप का होता है। ठीक है, एक जो है आपका इनेट डोमेंसी होता है जिसको नेचुरल डोमेंसी कहते हैं, दूसरा इंड्यूस्ड होता है, तीसरा इन्फोर्स्ड होता है। ये तो पहले तो नाम याद करो, इनेट, इंड्यूस्ड और इन्फोर्स्ड। तो जो बाइल्ड ओट होती है, बाइल्ड ओट मतलब जिसको जंगली जई कहते हैं ना, उसके अंदर उस वो भीड़ है उसके अंदर तीनों डोमेंसी पाई जाती है, ये पूछा जाता है। ठीक, समझ गए, क्लियर। हाँ चलो, तो बात करें इननेट या प्राइमरी डोमेंसी की, तो ये सीड के अंदर ही कुछ ऐसा जेनेटिक मेकअप है उसका कि वो डिले ही होगा। कल हमने ग्राउंड में पढ़ा था, उसके अंदर भी डोमेंसी देखने को मिलती है। इंड्यूस्ड डोमेंसी जो बाहर से देखने को मिल रही है, और इन्फोर्स्ड डोमेंसी जो हमारी किसी एक्टिविटी के कारण हो रही है। तो एक एक करके पढ़ते हैं, ये जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, याद करोगे। इननेट प्राइमरी इनहेरेंट डोमेंसी जेनेटिकली कंट्रोल होती है, मतलब सीड के अंदर ही होती है। ये कहीं ना कहीं जो है किसको रोकेगी, जर्मिनेशन को रोकेगी, बीड के जर्मिनेशन को। दैट्स व्हाई बीड सीड डोमेंसी फर्स्ट डोमेंसी है, नेचुरल ही पाई जाती है, इसलिए इसको इनहेरेंट कह रहे हैं। क्लियर, चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करें इंड्यूस्ड डोमेंसी की, तो फिजियोलॉजिकल चेंज के कारण हो सकती है। मतलब कैसा कि एनवायरमेंट में कोई ऐसी कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर या फिर ऑक्सीजन इंक्रीज हो गई है, टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है, उसके कारण क्या है, प्लांट के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं, वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, तो उसको इंड्यूस कहेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको इंड्यूस कहेंगे। ठीक है, और इंड्यूस किसके कारण हो सकता है, इंड्यूस ऐसे भी हो जाता है कि हमने टिलेज वगैरह कर दिया। ठीक है, अगर टिलेज करा तो सीड बहुत ज्यादा गहराई पे चला गया खरपतवार का, तो भी वो जर्मिनेट नहीं हो पाया, वो भी इंड्यूस ही कहलाएगा। तीसरा होता है इन्फोर्स्ड। इन्फोर्स्ड मतलब जैसे कि जो जर्मिनेशन के लिए जो फेवरेबल कैरेक्टर्स चाहिए, जो फैक्टर्स चाहिए, उनमें से कोई एक भी अगर अवेलेबल नहीं है तो उनको इन्फोर्स्ड डोमेंसी कहेंगे। ठीक है, तो जो जर्मिनेशन के फैक्टर्स हैं, लाइट है, ऑक्सीजन है, टेम्परेचर है, अगर उनमें से कोई एब्सेंट है तो वो आपका इन्फोर्स्ड कहलाएगा। बोले सर क्या याद करें, अकेला ये याद कर लो। ठीक है, जो सीड के अंदर पाया जाता है उसको नेट कहते हैं, बाकी के दो बाहर वाले हैं, एक इंड्यूस्ड है एक इन्फोर्स्ड है। समझ गए, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, इनके अंदर कॉम्पिटिटिव नेचर होता है। कॉम्पिटिटिव नेचर हमने पहले ही पढ़ा है। कॉम्पिटिटिव नेचर का मतलब ये हमारे क्रॉप के साथ क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं। किस चीज को लेकर कॉम्पिटिशन करते हैं, उन चीजों के लिए कॉम्पिटिशन करेंगे जिनकी अवेलेबिलिटी कैसी है, जिनकी अवेलेबिलिटी है लिमिटेड, जिनकी अवेलेबिलिटी है लिमिटेड, मतलब जिनको कम मात्रा में जो है हमारे पास उपलब्ध है। जैसे बात करें किसकी, वाटर की बात करें, और किसकी बात करें न्यूट्रिएंट की। ठीक, और किसकी बात करें स्पेस की, और किसकी बात करें लाइट की, और बात करें एयर की, या फिर इसको CO2 कह सकते हैं। तो जो हमारे फैक्टर्स लिमिटेड है उनके साथ ये कॉम्पिटिशन करता है, और क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं क्रॉप में जो है प्रोडक्शन को डाउन करेगा। तो ये इसका कॉम्पिटिटिव नेचर हो गया। कैसा नेचर हो गया सर, कॉम्पिटिटिव नेचर हो गया। तो क्या क्या पढ़ लिया, बीड्स का हमने डेफिनेशन देख ली, बीड्स के कैरेक्टरिस्टिक देख लिए, बीड्स से क्या लॉस हुआ है वो देख लिए। अब बीड्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें से बीड की सीड डोमेंसी देख ली, दूसरा इसका कैरेक्टर कॉम्पिटिटिव नेचर देख लिया, तीसरा जो है वो हार्मफुल इफेक्ट क्या डालता है बीड, उसको पढ़ने वाले हैं। हार्मफुल इफेक्ट जो डालता है उसको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब देखो इसमें आपका वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट हम जीआरएफ की तैयारी नहीं करेंगे, आप एग्रोनॉमी जीआरएफ की तैयारी करें, सब कुछ डिटेल में बताना है। मैं जितना कवर करवा रहा हूँ 3 दिन में बीट साइंस हमारा कवर हो जाता है। 3 दिन का जो जितना पढ़ा हूँ एक पॉइंट भी अगर आप कवर कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, कोई चक्कर वाली बात नहीं, बस समझते चलना क्लास के अंदर। ठीक है, न्यूट्रिएंट वाटर की बात कर ली हमने। बीड जो है हार्मफुल इफेक्ट डालेगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारी एग्रीकल्चर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, और हमारा जो प्रोड्यूस है उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। अगर उसके साथ ये बीज मिक्स हो गए तो वैल्यू भी कम हो जाती है। आगे बात करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट क्या डाल सकते हैं, जैसे क्लियोम बिस्कोसा है, अगर वो हमारा दुधारू पशु का लेगा, ठीक है, तो उससे भी क्या उसको दिक्कत हो जाती है, जानवरों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये क्या है आपका हार्मफुल इफेक्ट हो गया बीड को लेकर। अब बीड ग्राउंड से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये पूछा जाता है। जैसे स्ट्राइका है तो वो शुगर क्वालिटी को कम कर देगा, बाइल्ड ऑनियन बाइल्ड गार्लिक जो है वो ऑफ फ्लेवर कर देगा मिल्क के अंदर, अगर जानवर उसको खा रहे हैं। लेंटाना कैमरा क्या है, ये हाइपर सेंसिटिव, मतलब बॉडी का जो है सेंसिटिव बढ़ा देगा, मतलब घबराहट शरीर के अंदर हो जाएगी, लेंटाना कैमरा जिसको जराइन कहते हैं। मेलिलोटस जो है एंटी ब्लड कोगुलेट जो है प्रॉब्लम कर देता है, और रोडोडेंड्रॉन जो है वो क्या करेगा, डायरिया कर देगा। तो ये सारी समस्याएं हमारे जानवरों में हो जाती हैं अगर इन खरपतवारों को, इन बीड्स को जो है जानवर खा लेता है। ठीक है, आर्जिमोन मैक्सिकाना से ड्रॉप्सी हो जाता है। ठीक है, वो तो समस्या ह्यूमंस के अंदर हुई थी दिल्ली में, जब आर्जिमोन मैक्सिकाना का बीज जो है किसके साथ मिक्स हो गया था, हमारे मस्टर्ड के साथ, क्योंकि सरसों जैसा ही मिलता जुलता बीज होता है आर्जिमोन मैक्सिकाना का, जिसको सत्यानाशी करे थे, तो एक साथ तेल निकला, तो सरसों का भी तेल और उसका भी तेल निकल गया सत्यानाशी का, तो फिर इंसानों का भी तेल निकल गया, तो उस बीमारी का नाम रखा ड्रॉप्सी डिसीज। ठीक है, समझ गए। अब आगे बात करें हेल्थ से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमको क्या क्या दिक्कत हो सकती है और बाकी लोगों को। तो हे फीवर और अस्थमा जो है आपके किसके कारण हो सकते हैं, पोलन ऑफ एम्ब्रोसिया हो सकता है, डर्मेटाइटिस पार्थेनियम और एम्ब्रोसिया, डर्मेटाइटिस मतलब यहाँ पर ईचिंग की बात कर रहा है, खुजली हो सकती है। आप कभी जिन लोगों ने गाजर घास देखा होगा उसको अगर थोड़ा सा ऐसे स्किन पर रगड़ लेना, आप 4-5 दिन तक आप सो नहीं पाओगे, इतना जलन पड़ेगी। वो डर्मेटाइटिस मतलब ईचिंग टाइप का करता है वो। ठीक है, समझ गए। चलो उसके बाद हाँ रावे में किया है, कॉलेज में यही करवाते हैं प्रोफेसर लोग, बीडिंग के अलावा कुछ नहीं करवाते, प्रैक्टिकल के नाम पे केवल बीडिंग ही होता है और सिखाते भी नहीं। एक चक्कर ये है ना कि अगर बीडिंग करवाना चलो कोई बात नहीं, आप उनको आइडेंटिफाई करवाओ कि आपका डिजेनेरिया सिंगुनालिस है, या आपका जॉनसन ग्रास है, ये पार्थेनियम स्टेरोफोरस है, तो चीजें आपको समझ में आए। 2-3 तो खरपतवार लोग जानते हैं, गेहूं का मामा वही पार्थेनियम और एक साइनोडोन, बस इसके अलावा और कुछ जानते ही नहीं। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है इंपॉर्टेंट है, ये जीआरएफ जैसे एग्जाम में आया है। ये बीमारी किसके कारण देखने को मिलती है, ब्रश बीड के कारण देखने को मिलती है, ये पूछा जाता है। क्लियर, मलेरिया की समस्या एक्वाटिक बीड्स के कारण हो सकती है। अरे लोग तो पीएचडी में भी बीडिंग ही कर रहे होते हैं, आप तो बीएससी करके बीडिंग करके आए हो, तो लोग तो पीएचडी में भी बीडिंग ही करवा रहे होते हैं, नाम है पीएचडी, वो काम कर रहे हैं यूजी वाले, लेबर वाले। ठीक, समझ में आ गई। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके कैरेक्टर्स पढ़े, बीट से प्रॉब्लम पढ़ी। अब प्रॉब्लम पढ़ी तो थोड़ा सा उसका इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं, फायदा क्या हो सकता है। जिस चीज में अगर कुछ बुराई है उसमें अच्छाई भी होती है, वैसे तो 99% ये बुराई है, बट 1% हमारे लिए फायदा क्या हो जाएगा कि हमारे कुछ चाय वाली फसलों के टाइप पे काम में आ जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन कर लेगा। ठीक है, सॉइल इरोजन रोक लेगा, वेजिटेबल्स के तौर पे भी हम सब्जी खा लेते हैं, इसलिए पानी को भी साफ करता है, रिलीजियस पर्पस भी, जैसे धतूरा जो है भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है, और इसकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। क्लियर, ये इंपॉर्टेंस इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ आता है एग्जाम में, तो इसलिए हमने यहाँ समझ लिया है। बाकी सारे विद्यार्थी तो कैमरा बंद करके ही बैठे हैं, दे एक्ट लाइक रॉ एजेंट, दे कांट शो देयर चेहरा बिकॉज नजर लग जाएगी। हाँ बतुआ,
ओके, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की महासभा के सदस्य हैं क्या ये? हाँ, हो सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं बीड्स और उनकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है। जब इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं तो मेडिसिनल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर देखो, तो ल्यूकस एस्पिरा जो सांप के काटने के लिए जिससे दवाई बनाई जाती है, स्ट्राइका जो है वो डायबिटिक पेशेंट के ट्रीटमेंट में काम में आएगा, पाइलेंथस निरूरी जो है जॉइंटिस की बीमारी के इलाज में काम में आता है, आर्जिमोन मेक्सिकाना जो है वो आपके क्यूरिंग स्किन डिसऑर्डर के काम में आएगा, गैस्ट्रिक ट्रबल के लिए कैलोट्रोपिस काम में आता है, और लीवर टॉनिक के लिए रूमेक्स काम में आता है। तो कुछ इनके फायदे भी हैं। अब सारे खरपतवारों के फायदे नहीं है, नहीं तो पता चला गाजर घास तोड़ के लिया और बोले सर ने पढ़ाया था, सब्जी के तौर में काम में लिया जाता है, इतनी मार पड़ेगी घर पे और ठीक है, और गालियां पड़ेंगी मुझे, ठीक है। आप तो हरकतें करते ही हो, लेकिन गालियां मुझे पड़ेंगी। वो कौन सा मार साहब है वो तसने वाला, मुझे तो बता जरा। मम्मी डांटेंगी तो आपकी मम्मी मेरी मम्मी डांटेगी तो मुझे डांट पड़ेगी, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक। सीड प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें, सीड प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो 1,96,000 जो है सीड प्रोड्यूस कर देता है अमेरेंथस। फॉर्चूला का 1,93,000, सोलर नाइग्राम आपका 1,78,000, चिनोपोडियम 72,000, कस्क्यूटा 16,000 प्लस माइनस 400, ठीक है। इसके अलावा साइप्रस एस्कुलेंटर 820, और ये जो है आपका 170 साइनोडोन डेक्टाइलम। तो जितने भी बीड्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी ये बीड्स हैं ना ये इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने मैंने आपके नंबर ऑफ सीड्स पर प्लांट लिखे हैं बिल्कुल छांट के लिखे हैं, चाहो तो याद कर सकते हो। सबसे ज्यादा वाला याद कर लेना, सबसे कम वाला याद कर लेना। जैसे फ्लेरिस इंपॉर्टेंट है, साइनोडोन साइप्रस इंपॉर्टेंट है, चिनोपोडियम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर 3 साल हो गए हैं कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। देखो दोस्त, बात एग्जाम सालों से क्लियर नहीं होता, एग्जाम ना आपके डेडिकेशन से क्लियर होता है, ठीक है। तो आपको डेडिकेशन अगर आप 1 साल में दिखा दो तो 1 साल में 3 एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। वो पता चला 3 साल में एक भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। चक्कर क्या है कि हम अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं आ पाते हैं, ठीक है। दिक्कत ये है, कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं आ पाते हैं, तो कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलो। कुछ लोग जो कैमरा बंद करके बैठते हैं ना, वो क्यों कैमरा बंद करके बैठते हैं? या तो वो बिस्तर पे पड़े हैं, ठीक है, टाइम पास कर रहे हैं, घर वालों को दिखा रहे हैं, बुरा मत मानना, मैं आपको ज्ञान की बात ही बता रहा हूँ। मैं आपके बड़े भाई जैसा तो हो ही सकता हूँ सभी के लिए, मेल फीमेल के लिए। सर नहीं मानो, कुछ लोग को भाई लिख देते हैं और भाई कैसा है, तो मैं आपके बड़े भाई जैसा हो सकता हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं टीचर ही हूँ आपका। तो कुछ लोग जो कैमरा बंद करके पढ़ते हैं ना, वो घर वालों को दिखा रहे हैं कि वो पढ़ रहे हैं। यार आप किसी को मत दिखाओ कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने आप को दिखाओ कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। चीजें हो जाती हैं, टाइम लगता है, बट थोड़ा डेडिकेशन रखना पड़ेगा, ठीक, क्लियर। हाँ, मोनोकोट डाइकोट का चक्कर आगे पढ़ेंगे, मत घबराओ। ओके, देखो यार सुनो, ये तो आप टेस्ट वेट की बात कर लें, सुनो टेस्ट वेट की बात करें फिर और ज्ञान की बात करेंगे। टेस्ट वेट की बात करें तो एमरेंथस, एमरेंथस का कितना है, इतना टेस्ट वेट। फॉर्चूला का इतना, साइप्रस का इतना, चिनोपोडियम का ये, इकाइनो का ये, फ्लेरिस का ये, और अविना का ये। तो भाई साहब एक बुक है जो काफी लोग उसको पसंद करते हैं, उसमें केवल एक यही दे रखा है। तो बीड्स का टेस्ट वेट के नाम पे हमको केवल एक यही टेस्ट वेट याद है, लेकिन अब आपको याद हो गया सारे और भी बीड्स हैं जिनका टेस्ट वेट 1 ग्राम से भी कम है। फॉर्चूला का देख लो 10.13 ग्राम, मतलब फूक मारोगे तो वो 4-5-6 किलोमीटर उड़ जाएगा, हो सकता है वो 100 किलोमीटर भी उड़ जाए, इतना छोटा बीज है। मजाक कर रहा हूँ, सुपरमैन थोड़ी हूँ, ठीक है। 0.13 जो है ग्राम इसका टेस्ट वेट है, तो सोचो ये कितना डिस्पर्स करेगा, कितना उड़ेगा, ठीक है। हाँ, लोटस लोटस भी बीट्स में आता है, और सबसे ज्यादा एबिना फटुआ का टेस्ट वेट है। बात समझ में आ गई। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ बीट्स की बात करें। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बीट्स के बारे में, तो ध्यान से सुनना क्या क्या पढ़ा। बीट्स की डेफिनेशन, बीट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, बीट्स से क्या क्या लॉस हो रहे हैं, बीट्स से क्या क्या हमको प्रॉब्लम हो रही है, हमारे एनिमल्स को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, बीट्स का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, बीट्स की कौन कौन सी मेडिसिनल वैल्यू है, बीट्स हमारी इल्ड में कितना रिडक्शन कर रहे हैं, और आखिरी में क्या पढ़ा, टेस्ट वेट कितना है, सीड डोरमेंसी क्या है, प्लांट पॉपुलेशन को कितना प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ सीड को कितना प्रोड्यूस कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। टेस्ट वेट 1000 दानों का वजन होता है, और सीड इंडेक्स 100 दानों का वजन होता है। तो यहाँ पर इतने मोटे मोटे दाने तो इसके है नहीं, तो सीड इंडेक्स कम पॉपुलर होता है, हर क्रॉप का टेस्ट वेट ही ज्यादा यूज किया जाता है, क्लियर। बीट्स और क्रॉप के क्रॉस करके बिल्कुल आ सकते हैं, दोनों पढ़ सकते हो, ठीक। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बीट्स की बात करें तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट किया था, क्रॉप क्या है ये पढ़ा, क्रॉप की डेफिनेशन क्या है ये पढ़ा, क्रॉप का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, फिर प्रिंसिपल वाले पार्ट पढ़े थे। ऐसा कैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर, बीट क्या है, बीट के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बीट का कॉन्सेप्ट मतलब रिश्ता वही है, सोच नहीं है, सुना है ना आपने, स्टार प्लस, स्टार प्लस की स्टार गोल्ड है, ऐसे कुछ है, स्टार गोल्ड ही है, नहीं नहीं स्टार प्लस है यार, ठीक। रिश्ता वही, सोच नहीं, तो कॉन्सेप्ट वही है, बस क्रॉप नहीं है। कॉन्सेप्ट तो वो हमारा क्रॉप वाला ही है, ठीक है, हाँ स्टार प्लस है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हमारा वही है, बट क्लासिफिकेशन हमारा नया हो गया, ठीक। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीजन, मतलब खरपतवार को खरीफ रबी जायद में बांट रहे हैं, वो हो गया बेस्ड ऑन सीजन। लाइफ साइकिल मतलब एनुअल बाइनियल पेरेनियल में बांट रहे हैं, एक वार्षिक द्विवार्षिक बहुवार्षिक में बांट रहे हैं, तो लाइफ साइकिल हो गई। ओरिजिन क्या वो किसी पर्टिकुलर कंट्री का नेटिव है, नॉट इंडिया, पर्टिकुलर कंट्री का नेटिव जहां पर उसको देखा गया तो वो ओरिजिन इंडिजिनियस हो गया, वो नेटिव ब्रीड हो गया। दूसरा एक्सोटिक, जिसको एलियन ब्रीड भी कहते हैं, एक्सोटिक मतलब जिसको दूसरे देश से यहाँ लाया गया। फिर लीफ स्ट्रक्चर की बात करें तो लीफ स्ट्रक्चर में क्या वो चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है, क्या वो सकरी पत्ती वाला खरपतवार है। फिर मॉर्फोलॉजी की बात करें, आकारी की, मतलब आकारी की मतलब समझ लो, वो बात कर रहा है किसकी, वो बात कर रहा है कि क्या वो पत्ती उसकी फसल से मेल खा रही है, उस खरपतवार की बीज की, क्या उसका फूल मेल खा रहा है, क्या उसका स्पाइक मेल खा रहा है, क्या पूरा का पूरा पौधा जो है फसल से मिल रहा है, जैसे गेहूं का मामा हो गया, क्या बीज फसल से मिलते जुलते लग रहे हैं, ठीक, समझ गए। फिर पैरासाइटिक नेचर, ये तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे क्रॉप बीट कंपटीशन, क्या पढ़ेंगे, क्रॉप बीट कंपटीशन, समझ गए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, एक एक करके सबको पढ़ने वाले हैं। अगर आपके कुछ डाउट है तो 1 मिनट में लेते हैं, फिर जो है क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करेंगे। तो क्लासिफिकेशन थोड़ा सा लेंदी है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। लेंदी मतलब वैसे तो 18-20 प्रकार से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, बट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट कॉमन टॉपिक है, जो अलग अलग परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। हाँ ठीक, देखो अब जो लोग कह रहे हैं डिप्रेशन, डिप्रेशन डिप्रेशन कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल है, ठीक है। अगर आप 2 घंटे सो के और 22 घंटे काम कर सकते हो, मतलब आप में से हम में से ही कोई इंसान है ना जो केवल 2 घंटे सो रहा है और 22 घंटे काम कर रहा है, हमको ऐसा नहीं करना है। और हम में से कुछ लोग भी ऐसे हैं कि जो 2 घंटे काम कर रहे हैं, 22 घंटे सो रहे हैं, ठीक है। तो वो सब दिमाग का खेल है, डिप्रेशन कुछ नहीं होता, वो हमको लगता है कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जब कभी टेंशन में आओ ना, अपने पेरेंट्स को देख लिया करो, ठीक है, अपनी घर की परिस्थितियों को देख लिया करो, अपने खुद की मनोदशा को देख लिया करो, गायब टेंशन, भाई साहब भूख भी नहीं लगेगी, पढ़ने का ही मन करेगा। तो बस वो आपके अंदर से आता है। देखो मोटिवेशन भी आपको अंदर से ही लाना है। और मैं एक चीज बोलूं, मोटिवेशन को फॉलो करोगे तो हर दिन आपको जो है मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, बट अगर अपनी लाइफ में आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे कि आपको सुबह 6 बजे उठना है तो उठना है, रात में जो है 10-11 बजे सो जाना है तो सो जाना है, ठीक है, किसी सब्जेक्ट को 8 घंटे, मतलब ओवरऑल दिन में आपको 10 घंटे 8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, ये मोटिवेशन नहीं है, ये आपका डिसिप्लिन है। अब प्रॉपर आप डिसिप्लिन में चलोगे तो अपने आप आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट हमको तो क्या है, हमारा मोटिवेशन 1 मिनट में बदल जाता है, 1 मिनट में भी नहीं, 59 सेकंड में हमारा मोटिवेशन बदल जाता है। क्यों? क्योंकि आगे दिमाग में बात, हाँ मैं रील की बात कर रहा हूँ, एक रील स्क्रॉल करी तो हंस दिए, अगला रील स्क्रॉल किया तो रो दिए, अगला रील स्क्रॉल किया तो पता नहीं और कुछ हो गए। तो ये जो हमारा जो भावना है ना वो रील के साथ जुड़ी हुई है, तो इसलिए ना रील और रियल दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव अपने आप से रखो, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट मत रहो, पैरासाइटिक नेचर मत रखो कि उसके अंदर रूट नहीं है, उसके अंदर प्रॉपर स्टेम नहीं है, तो वो फसल के अंदर जीवन यापन कर रहा है, हम दूसरों पर निर्भर हैं, हम दया का पात्र बनना चाहते हैं कि सर मेरा ये कमजोर है, मेरा वो कमजोर है, मेरी अंग्रेजी कमजोर है। दया का पात्र मत बनो, दया का पात्र बनोगे तो दुनिया साथ नहीं देगी, केवल ज्ञान देगी जैसे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो साथ आपको अपने आप से ही मिलेगा, समझ गए। चलो आगे बात करते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ बीड्स बेस्ड ऑन सीजन। तो खरीफ की बात हो गई, ठीक है।
फिर उसके बाद बात करें रबी सीजन की, तो ये तो देखो रट्टा ही मारना है, सीधी बात करें। अमेरेंथस वर्डे जिसको हिंदी में जंगली चौलाई कहते हैं, बोहेविया डिफ्यूजा को बिस्कोब्रा कहते हैं, साइप्रस रोटंडस को मोथा कहते हैं, पूछा जाता है। केसिया ऑक्सीडेंटलिस को कसौंधी कहते हैं, और यूफोर्बिया को तो दूधी कहते हैं। ये दो ज्यादा पूछे जाते हैं, और भी पूछे जाते हैं, एक अमेरेंथस और एक साइप्रस। एनाग्लिस आर्वेंसिस को क्रिस्टल नील कहते हैं, आर्जिमोन मेक्सिकाना को सत्यानासी कहते हैं, पूछा जाता है। कौन बुलबुलस आर्वेंसिस को हिरणखुरी कहते हैं, चिनोपोडियम एल्बम बथुआ एंड डेस्मोडियम ट्राइफोलियम दैट इज योर तीन पत्तियां, एंड ये आपका क्या हो गया, रबी का हो गया। अब बोले सर जायद, जायद में सत्यानासी लग जाता है, पार्थिनियम भी लग जाता है, बट जायद में हम एरिया कम कवर करते हैं क्रॉप का, इसलिए नुकसान भी उतना कम होता है। ठीक है, समझ गए? बहुत अच्छी बात लिखी है, शक्तिमान ने नाम ही उनका शक्तिमान है। रील और रियल में उतना डिफरेंस है जितना वीट और गेहूं के मामा में, मतलब गेहूं और गेहूं के मामा में डिफरेंस है ना, बस उतना ही अंतर है। बहुत बड़ी बात लिख दी भाई साहब आपने। चलो आगे बात करते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल ध्यान से सुनना। एनुअल बीट्स, तो जितने भी खरीफ के, रबी के, जायद के बीट्स हैं वो सारे कैसे हैं, एनुअल हैं। जितनी भी खरीफ की, रबी की जो फसलें थी वो एनुअल में आ रही थी, बिल्कुल ऐसे ही जो एक साल या उससे कम समय में क्या करेंगे, अपना जीवन चक्र पूरा कर लेंगे, वो एनुअल बीट्स कहलाएंगे। तो एनुअल बीट्स सारे हमारे ज्यादातर एनुअल नेचर के बीट्स। फिर कुछ बाइनियल हैं जो वाइल्ड स्पीसीज में मिलेंगे, जो वाइल्ड फॉर्म में मिलेंगे ना, वो एनुअल बाइनियल मिलेंगे, जैसे डेंकस केरटा है, अल्टरनेंथेरा है, एकार्निया एंटीबस है, ये जो है एंटाइबस, ये पूछा जाता है। फिर पेरेनियल बीट जो बहुवार्षिक प्रकृति के होंगे, जैसे साइनोडोन डेक्टाइलन हो गया, ये पूछ लिया जाता है। कौन बोरबुलस आर्वेंसिस हो गया, और साइप्रस रोटंडस हो गया। ठीक है, फिर आपका जिजुपस रोटंडिफोलिया जिसको क्या बोलते हैं, दरबेरी कहते हैं, या इसको जंगली बेरी भी हम कहते हैं। समझ गए? चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई, चलो बढ़िया। ठीक ठीक, चलो आगे बात करें। आगे बात करें थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लीफ स्ट्रक्चर। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये जब आप मार्केट में दवाई लेने जाते हो तो वो पूछता है कि भाई साहब खरपतवार छोटी छोटी पत्ती के हैं कि चौड़ी चौड़ी पत्ती के हैं। तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की दवा अलग आती है, सकरी पत्ती वाले खरपतवारों की दवा अलग आती है। समझ गए? हाँ, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो कि सर दर्द कर रहा है, तो वो पूछेगा कि पूरा सर दर्द कर रहा है कि आधा सर दर्द कर रहा है। ठीक है, तो वो जो है ना, आप बोल दोगे कि नहीं वो तो पूरा ही सर दर्द कर रहा है, तो आप उसको तो पता है कि सर दर्द करने के लिए सर तो होना चाहिए, लेकिन उसको तो जो है दुकान चलानी है, तो वो क्या करेगा, वो सर दर्द की दवा दे देगा। ठीक, तो ऐसे ही जो दुकानदार है उसको खरपतवार चाहे वो चौड़ी पत्ती का हो चाहे सकरी पत्ती का हो, कंट्रोल हो ना हो, उसको दुकान चलानी है। लेकिन हमको यहाँ पढ़ना है नैरो लीफ बीड, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एनएलडब्ल्यू कह देते हैं। ब्रॉड लीफ बीड इसको क्या बोल देते हैं, बीएलडब्ल्यू कह देते हैं। ठीक है, ब्रॉड लीफ बीड ये जो है सॉरी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं कुछ इस प्रकार से, ये सकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं। अब यहाँ पर खिचड़ी पकेगी, कुछ ऐसे खरपतवार जो खरीफ रबी के यहाँ गए होंगे, कुछ जो खरीफ रबी के यहाँ गए होंगे। तो खरीफ रबी वाला इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक जितना बताया उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला है। समझ गए? जैसे मोथा जो है वो सकरी पत्ती में है, लेकिन बथुआ जो है वो चौड़ी पत्ती में है। समझ गए? यहाँ पर जैसे बात करें, यहाँ चित्र में देख लो, यहाँ पत्तियां देखो कितनी चौड़ी चौड़ी पत्तियां हैं, और यहाँ देखोगे ये दूब घास है, पत्तियां कितनी सकरी सकरी है। क्या बात समझ में हो गई है? समझ में आ गई? हाँ हाँ, ठीक। चलो आगे बात करते हैं बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। अगला क्लासिफिकेशन क्या है सर? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। जब मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, ध्यान से समझना, जब मॉर्फोलॉजी की हम बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजी की आप बात करें, मॉर्फोलॉजी अलग है, लीफ स्ट्रक्चर अलग है। मॉर्फोलॉजी मतलब वो जो पौधे अथवा पौधे का जो ग्रुप है वो कैसे एक साथ देखने को मिल रहा है। तो जितने भी नैरो लीफ बीड है वो सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे, वो सब ग्रासेस में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे सर? वो सब ग्रासेस में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑल बीड्स बिलोंग टू द फैमिली पोएसी कॉल्ड ग्रासेस, जिनके छोटे छोटे पत्ते हैं, ठीक है, जिनमें लॉन्ग नैरो स्पाइनी लीव्स देखने को मिलेंगी कुछ इस तरीके से, वो किस में आ जाएंगे, वो सब आपके ग्रासेस में आ जाएंगे। दूसरा आपका क्या क्या कहलाएगा? दूसरा आपका सेज कहलाएगा, तीसरा आपका ब्रॉड लीफ कहलाएगा। तो कंफ्यूज मत होना ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। पहला तो हो गया आपका ग्रासेस, ठीक है, दूसरा आपका हो गया ब्रॉड लीफ, और तीसरा कौन सा हो गया आपका? साइप्रेसी। ये अभी पंजाब रेडियो का एक एग्जाम हुआ है, वहां पर आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला कि सेजेस की फैमिली क्या होती है, तो साइप्रेसी। वैसे तो हम कवर करेंगे ही, बट सेजेस की फैमिली साइप्रेसी ही होती है। तो यहाँ आप देखोगे पत्तियां कैसी होती हैं, नोकदार होती हैं। ये जो है साइप्रस डाइफॉर्मिस है आपका, ठीक है, साइप्रस एरिया का ये टाइप होता है। ये आपका गेहूं का मामा है, जो आपको नजर आ रहा है ये गेहूं का ही मामा है। दूब घास को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है, कोई तरीका नहीं है, वो अपने आप उगाता है। तो उदाहरण याद रखोगे, एकाइनोक्लोआ कोलेनम, साइनोडोन डेक्टाइलॉन, इलुशाइन इंडिका। समझ गए? आगे बात करें सेजेस की, तो सेजेस क्या होता है? एक्चुअली सेजेस आपकी साइप्रेसी फैमिली का जो है प्रश्न, ये आपका पंजाब एडियो अभी पिछले ही जो है वीक में हुआ है, ठीक है, 30 तारीख मतलब पिछले महीने हुआ है, ये पूछा गया था उसमें, और एग्जाम में भी पूछा गया कि सेजेस क्या होती है। एक्चुअली ना तो इनमें प्रॉपर लीफ है, ना प्रॉपर इनके अंदर स्टेम है, मतलब ना तो हम इनको ब्रॉड लीफ की कैटेगरी में डाल सकते, ना इनको हम ग्रासेस की कैटेगरी में डाल सकते, तो इनका हमने अलग नाम रख दिया, सेज इसको कह दिया। फोटो देखोगे आपको झाड़ टाइप का दिख रहा है, ना पत्ती दिख रही है, ना प्रॉपर स्टेम दिख रहा है, इसमें क्या आ जाएगा? साइप्रस रोटेंडस आ जाएगा, साइप्रस डाइफॉर्मिस आ जाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका? ये आपका कहलाएगा सर, ये आपका सेज कहलाएगा। ठीक, समझ गए? वही तना है, वही पत्ती है। ठीक, हाँ, हर चीज का तोड़ तो हो सकता है, साइनोडोन डेक्टाइलॉन को भी कंट्रोल किया जा सकता है, बट जो है लोग ना आलसी हो गए हैं। ठीक, हाँ, आप मेहनत करो तो आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो, बट आप कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे ना। चक्कर ये है, एक हाथ में किताब, एक हाथ में मोबाइल, मोबाइल पहले किताब बाद में, टेबल पे भी बैठने के पहले मोबाइल पहले रखोगे, किताब बाद में। सोचो ना प्रायोरिटी हम किस चीज को दे रहे हैं। तो चक्कर ये है, सोल्यूशन तो हर चीज का है। ब्रॉड लीफ बीड की बात करें, अब कंफ्यूज मत होना, लीफ स्ट्रक्चर के हिसाब से दो टाइप, कौन कौन से? नैरो लीफ और ब्रॉड लीफ। और मॉर्फोलॉजी के हिसाब से तीन टाइप, ग्रासेस, ब्रॉड लीफ और सेजेस। ठीक, ऐसे जिनकी पत्तियां बहुत सक्रिय हैं उनको ग्रासेस कह दिया, पत्तियां बहुत चौड़ी उनको हमने बीएलडब्ल्यू कह दिया, और ना चौड़ी पत्तियां हैं ना सकरी पत्तियां हैं, वो जो है उनमें मिक्सर है, तो वो साइप्रेसी कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? साइप्रेसी कहलाएगा। ये चौड़ी पत्ती जो आपको नजर आ रहा है, जिसकी आप सब लोग सब्जी खाते हैं, बथुआ है ये, इसकी सब्जी खाते हैं। ठीक ठीक, हाँ ठीक है, बथुआ ये। क्लियर? आगे बात करें फिफ्थ क्लासिफिकेशन, भूल तो नहीं गए? याद करवाऊं? पहला वर्गीकरण सीजन के हिसाब से, दूसरा लाइफ साइकिल, तीसरा याद दिलाओ लीफ स्ट्रक्चर, चौथा मॉर्फोलॉजी, पांचवा क्रॉप बीड रिलेशन। कौन सा? क्रॉप बीड रिलेशन। याद हुआ? हाँ जी सर, याद हो गया। ठीक, अब ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है सर। हाँ सर बिल्कुल, याद करो। पहला हेडिंग अकेले याद करना, कुछ नहीं, क्रॉप और बीड का रिलेशन क्या है, हेडिंग पे फोकस करो। क्रॉप और बीड का रिलेशन मतलब फसल और खरपतवार का ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है, रिलेशन क्या कहलाता है, ठीक है, तो उसको समझने वाले हैं। ध्यान से सुनो, क्या सुनोगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। क्रॉप बीट रिलेशन में पहला, अब ये हेडिंग पढ़ना, ये वाली 8-9 टाइप की हेडिंग है, फिर उनको डिस्कस करेंगे। एब्सोल्यूट बीट, रिपीट करो मेरे साथ, एब्सोल्यूट बीट मतलब ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप बीट रिलेशन। पहला जो है उसको क्या बोल रहे हैं? एब्सोल्यूट बीट। इसको ऑब्जेक्शनेबल बीट भी कह रहे हैं, इसको नॉक्सियस बीट भी कह रहे हैं। तो इसके तीन नाम हो गए। तो पहला हो गया एब्सोल्यूट बीट, दूसरा कौन सा? रिलेटिव बीट, दूसरा कौन सा? रिलेटिव बीट, चौथा कौन सा? मिमिक्री बीट। बताओ कौन सा? मिमिक्री बीट। ठीक, फिर उसके बाद रोग्य बीट, फिर कौन सा? रोग्य बीट। पहला एब्सोल्यूट, दूसरा बताओ दूसरा कौन सा पड़ा? हाँ जी, दूसरा रिलेटिव बीट पड़ा था, तीसरा कौन सा पड़ा? मिमिक्री बीट पड़ा, चौथा कौन सा पड़ा? रोग्य बीट पड़ा। ठीक, हेडिंग बड़ी पड़ा नहीं है अभी। फिर उसके बाद ऑब्लिगेट। अब ऑब्जेक्शनेबल और ऑब्लिगेट में कंफ्यूज मत होना, ऑब्लिगेट अलग है, ऑब्जेक्शनेबल अलग है। फिर नॉक्सियस पढ़ के आए हैं, हाँ, एब्सोल्यूट बीट को ही क्या
बोल रहे थे, नॉक्सियस बीट बोल रहे थे, और इसी को ही ऑब्जेक्शनेबल बीट भी कह रहे थे। ठीक, समझ गए? हाँ, उसके आगे एलियन बीट, कौन सा एलियन बीट, उसके आगे फैकल्टेटिव बीट, उसके आगे वॉलंटियर बीट, उसके आगे पैरासाइटिक बीट। ठीक है, ऑब्जेक्शनेबल पढ़ लो पहले, फिर पैरासाइटिक है, ऑब्जेक्शनेबल बीट। ठीक, तो ऑब्जेक्शनेबल बीट, नॉक्सियस बीट, एब्सोल्यूट बीट, रिलेटिव बीट, मिमिक्री बीट, याद हुए, फैकल्टेटिव बीट, ऑब्लिगेट बीट, वॉलंटियर बीट, एक्सोटिक बीट, एलियन बीट। ठीक है, नेटिव बीट, ये क्या है? ये है आपके क्रॉप का बीट के साथ रिलेशन क्या है, अब इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, समझ गए? हाँ, देखो ना तो मैं सीरियल देखता, ना तो मैं मूवी देखता, ठीक है, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, ना तो मैं क्रिकेट देखता। ठीक है, हाँ, अगर इंडिया का कोई इंपॉर्टेंट मैच है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, जहाँ बात बेस किया जाए, नेशन किया जाए, तो फिर मैं देखना पसंद करता हूँ, बाकी मैं फालतू टाइम खराब करता ही नहीं हूँ। ठीक है, आप लोगों को भी एडवाइस यही है कि आप भी टाइम अपना पढ़ाई पे ही फोकस करो। ठीक है, चलो, तो पहले की बात करेंगे एब्सोल्यूट बीट के बारे में। एब्सोल्यूट बीट क्या है? तो बीट्स ऑलवेज कॉज टू द लॉस टू द फार्मर, हमेशा क्या करते हैं, हमारे खरपतवार जो क्या करते हैं, किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, एब्सोल्यूट बीट कहलाएंगे। समझ गए? चलो, रिलेटिव बीट की बात करें तो दोस प्लांट विच आर नॉट सोन बाय द फार्मर बट दे ग्रोन देमसेल्फ विद एनी क्रॉप मींस अदर क्रॉप प्लांट। समझ लेते हैं। एक तो एब्सोल्यूट जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है, बोले सर याद क्या करना है, एग्जांपल याद करने हैं सर, साइप्रस रोटंडस, मैक्सिकन पोपी, चिनोपोडियम और गाजर घास एब्सोल्यूट बीट होते हैं जो कई ज्यादा नुकसान करते हैं, खरपतवार जो फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। समझ गए बात? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। रिलेटिव, रिलेटिव में रिलेशन है, काय का? सीजन का रिलेशन है। गेहूं लगाया था, गेहूं अकेला लगाया, गेहूं के खेत में सरसों आ गई, कौन सा बीट कहलाएगा? रिलेटिव बीट कहलाएगा। गेहूं के खेत में चना आ गया, लगाया गेहूं था, वो क्या आया? चना बीट, तो क्या कहलाएगा? रिलेटिव बीट कहलाएगा। समझ गए दोनों बात? रिलेशन है, रिलेशन कैसा? सीजन का रिलेशन है, इसीलिए रिलेटिव बोल रहे हैं। ठीक, संबंध तो है सीजन का। पहला पढ़ लिया, तो क्या बोल रहा है? मस्टर्ड और चिकपी और बार्ले इन अवर व्हीट फील्ड, तो क्या है? रिलेटिव में क्या है? रिलेशन, काय का? सीजन का। वैसे किसी किताब में नहीं लिखा, मैं याद करने के लिए आपको बोल रहा हूँ। ठीक, अब इसी के साथ एक पढ़ लो, वॉलंटियर बीट। वॉलंटियर बीट क्या होता है? वॉलंटियर बीट मतलब जो प्रीवियस सीजन की जो क्रॉप आ जाती है वो वॉलंटियर बीट कहलाती है। वो क्या कहलाएगी? प्रीवियस सीजन की जो क्रॉप आ जाएगी उसको वॉलंटियर बीट कहेंगे। जैसे मान के चलो हमने सोयाबीन लगाया था पिछले सीजन में, ठीक है, और इस सीजन में हमने गेहूं लगाया, लेकिन कुछ सोयाबीन के पौधे इस सीजन में भी उगाए हैं, तो इस प्रकार के बीट को क्या बोलेंगे? इसको वॉलंटियर बीट बोलेंगे। ठीक है, प्रीवियस सीजन के जो सीड ग्रोन हो गए हैं, जो प्लांट इमर्ज हो गए हैं, दिस इज अवर वॉलंटियर बीट। एक और होता है, यहीं पढ़ लो, एक और होता है आपका रोगू बीट, या इसको रोगू कह देते हैं। अगर मान के चलो हमने बीट की कोई वेरायटी लगाई है, ठीक, बीट की मान के चलो हमने पूसा तेजस एक वेरायटी लगाई है, अभी काफी पॉपुलर है नॉर्थ इंडिया में, पूसा तेजस एक वेरायटी लगाई है, लेकिन इस वेरायटी के अंदर कुछ जो पौधे हैं वो आपके पंजाब PBW 343 के आ गए, मतलब कोई दूसरी वैरायटी के बीज जो है इस फील्ड में आ गए हैं, लगाई ये वैरायटी थी, लेकिन उसी ही पौधे की किसी दूसरी वैरायटी भी आ गई है, उसको क्या बोलेंगे सर? रॉग बीट बोलेंगे, या रोगू बीट हम उसको बोलेंगे। समझ गए बात? रॉग बीट या रोगू बीट। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक, यस। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा है ऑफ टाइप प्लांट। ऑफ टाइप प्लांट मतलब जितने भी प्लांट है सारे कैसे हैं? ऑफ टाइप। तो पहला एब्सोल्यूट पढ़ा, जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, दूसरा रिलेटिव पढ़ा। ठीक, अब आगे कौन सा पढ़ रहे हैं? आगे पढ़ रहे हैं मिमिक्री। मिमिक्री का मतलब होता है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर डुप्लीकेट की बात कर रहे हैं, डुप्लीकेट मतलब ये क्या है? डुप्लीकेट है जो आजकल आप रील्स में भी देखते हैं ना, अजय देवगन की कितनी खेती हो रही है इंस्टाग्राम पे, देख रहे हो ना सब लोग? हाँ, एक से ज्यादा लोग एक आड़े टेढ़े बाल करके और टेढ़ी गर्दन करके और जो आ जाते हैं रील्स में, तो बस वही डुप्लीकेट है, मिमिक्री कर रहे हैं वो। तो बीट जो सिमिलर है उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में, जैसे फ्लेरिस माइनर किसके अंदर हो गया? गेहूं के अंदर, सत्यानाशी सरसों के अंदर हो गया, और इकाइनोक्लोआ किसके अंदर हो गया? आपके राइस के अंदर। समझ गए? क्लियर? ये मिमिक्री कर रहे हैं। रोगू बीट मैंने बता दिया, ऑफ टाइप क्रॉप वैरायटी इन द फील्ड ऑफ सर्टेन क्रॉप, मतलब अदर वैरायटी इन द सेम क्रॉप। जैसे JS 335 जो है वो पंजाब एक में देखने को मिल रहा है, तो वो जो JS 335 है उसको क्या बोलेंगे? रॉग बीट कहेंगे। क्या बात समझ में आ गया? एब्सोल्यूट। दूसरा रिलेटिव। रिलेटिव मतलब रिलेशन है, कौन सा? सेम सीजन का रिलेशन। समझ गए? उसके अलावा किसकी बात करी? मिमिक्री की बात करी और रोगू की बात करी। अब आगे बात करेंगे, हम बात करें ऑब्लिगेट बीट की। तो ऑब्लिगेट बीट क्या होता है? कि वो नॉट कैपेबल टू कंप्लीट विद अदर प्लांट। जो हाईलाइट किया उस पर ध्यान देना। क्या बोल रहा है? कि जो ऑब्लिगेट बीट है उसके पास ऑप्शन नहीं है कि अगर मान के चलो कोई फसल, जैसे बात करें हिरनखुरी की, तो हिरनखुरी ज्यादातर किसको नुकसान पहुंचाती है? गेहूं को नुकसान पहुंचाती है। अगर फील्ड में हिरनखुरी मतलब गेहूं नहीं लगाया हमने, बीट की कल्टीवेशन नहीं की, सीजन तो रबी का था, चना लगा लिया या कोई दूसरी क्रॉप लगा ली, तो वो जो हिरनखुरी है वो खेत में देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो केवल किसके साथ कंपटीशन कर रहा है? वो केवल कंपटीशन कर रहा है आपका किसी पर्टिकुलर क्रॉप के साथ। तो वो क्या कहलाएगा? वो ऑब्लिगेट बीट कहलाएगा। ठीक, वो क्या कहलाएगा? वो ऑब्लिगेट बीट कहलाएगा। ठीक, समझ गए? हाँ, तो ये जैसे कौन बोल बुलस, मतलब उसके पास ऑप्शन नहीं है काय का? बाइल कंडीशन में जाने का उसके पास ऑप्शन नहीं है, और किसी दूसरी क्रॉप के साथ भी उसके पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन मतलब हो सकता है ना जाए, जैसे कुछ लोग, जैसे आपके दोस्त में कॉलेज में भी होते हैं कि चल भाई चाय पीने चले, तो एक ऐसा होता है जो हर ग्रुप में मिलेगा, चाहे मेल का ग्रुप हो, चाहे फीमेल का ग्रुप हो, चाहे दोनों का ग्रुप हो, वो हर ग्रुप में मिलेगा। चाहे कुछ लोग ऐसे केवल विशेष लोगों के साथ ही चाय पानी पीने जाते हैं, तो वो कैसे? वो ऑब्लिगेट है। ऑप्शन है तो जाएंगे, नहीं है तो भैया, हाँ समझ गए? क्लियर? क्लियर? नोट्स में अलग डेफिनेशन दी है, नोट्स की डेफिनेशन पे फोकस मत करो, नोट्स की जो डेफिनेशन दी है वो भी सही है, वो गलत नहीं है। मैं जो समझा रहा हूँ वो सरल शब्दों में लिखा है। ठीक है, तो अब चाहो तो आप वो पढ़ो, बट पहले इसको कवर करो। ये समझ लोगे तो वो कॉन्सेप्ट एक एक लाइन आपको समझ में आएगी। ठीक है, ये थोड़ा इजी वे में लिखा हुआ है। समझ गए? ऑब्लिगेट, तो ऑब्लिगेट के पास ऑप्शन नहीं है। एक और खरपतवार है, उसका नाम क्या है? फैकल्टेटिव। क्या नाम है उसका? फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव, तो फैकल्टेटिव क्या होता है आपका? फैकल्टेटिव बीट मतलब अगर पर्टिकुलर क्रॉप के साथ वो लग रहा है, वो क्रॉप नहीं होगी, तो उसके पास फैसिलिटी है किसकी? वो बाइल कंडीशन में भी जा सकता है, वो बाइल कंडीशन में भी जा सकता है। ठीक है, समझ गए? तो ऑब्लिगेट के पास ऑप्शन नहीं है, बट फैकल्टेटिव के पास फैसिलिटी है कि दे कैन बी ग्रोन एज अ कल्टीवेटेड लैंड ऑन वाइल्ड कंडीशन एंड अदर वाइल्ड कंडीशन। ओके, विकल्प है उसके पास। समझ गए? अब नॉक्सियस का तो देखो, जो अभी पढ़ के आए हैं हम, क्या पढ़ के आए हैं? जो पढ़ के आए हैं एब्सोल्यूट बीट, जो कहीं ना कहीं हमेशा खरपतवार नुकसान कर रहा है फसलों को। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं नॉक्सियस, मतलब जो नाक में दम करके रखा है। ऐसा किताब में नहीं लिखा, मैं बता रहा हूं, जो नाक में दम करके रखा है। मुहावरा है ना कि नाक में दम करना मतलब परेशान करके रख देना। तो ऐसे ही सच बीट आर डिक्लेयर्ड अनडिजायरेबल, एक्सट्रीमली नॉक्सियस एंड पॉइजनियस, डिफिकल्ट टू कंट्रोल। कितना भी छोड़ोगे कंट्रोल नहीं होगा। पार्थिनियम, साइनोडोन, इकार्निया, साइप्रस, ये सब क्या है? ये सब आपके नॉक्सियस बीट कहलाते हैं। क्या बात समझ में आ गई भाइयों बहनों? ठीक, बढ़िया। ठीक, बढ़िया यार, बढ़िया। आगे बात करते हैं, चलो आगे की बात करें। आगे की बात करेंगे तो एलियन बीट, जिनको दूसरी कंट्री से इंडिया में लाया गया है, तो उनको एलियन या एक्सोटिक बीट कह देते हैं। आगे बात करें फैकल्टेटिव बीट्स के बारे में, तो फैकल्टेटिव बीट्स मतलब इसको एपोफाइट प्लांट भी कहते हैं। तो आर फाउंड इन बोथ कंडीशन, वाइल्ड एज वेल एज अलोंग विद द क्रॉप। मैंने बताया था ना, सत्यानाशी, ओपनसिया, इनके पास ऑप्शन है, किसी क्रॉप के साथ रहेंगे, नहीं होगा तो अकेले भी खड़े रहेंगे, लेकिन ऑब्लिगेट के पास ऑप्शन नहीं था। वॉलंटियर हम पढ़ लिए हैं। क्या बताओ? क्रॉप बीट रिलेशन वाला जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन। ठीक,
ऑब्लिगेट मतलब उसके पास ऑप्शन नहीं है, जैसे हिरनखुरी केवल गेहूं में लग रहा है, अब गेहूं की फसल आपने नहीं उगाई है तो आपकी फील्ड में गेहूं की फसल नहीं है तो हिरनखुरी नहीं दिखेगा। ठीक, क्लियर? हाँ, यस सर, ऑल क्लियर, वेरी गुड। ठीक, चलो अब अगला जो क्लासिफिकेशन है हमारा वो है ऑब्जेक्शनेबल बीट। कंफ्यूज मत होना, ऑब्लिगेट अलग है, ठीक है, एब्सोल्यूट अलग है और ऑब्जेक्शनेबल अलग है। काम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ऑब्जेक्शनेबल बोलते हैं ना, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मूवी में देखा है ना आपने, वो बड़ा सा हथौड़ा फेंक देते हैं, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, समझ रहे हो? तो वो जो है ना यहाँ पर आपका ऑब्जेक्शन की बात हो रही है, मतलब कि अगर ये जो वाइल्ड राइस है ये हमारे राइस के साथ मिल गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, अरे यार आप लोग भी हंसवा देते हो। फिर आजीवन मेक्सिकाना जो है वो मस्टर्ड के साथ लग जाएगा, मेली लोटस आपकी मेथी के साथ, टस्क्यूटा आपके लूसन के साथ और चिनकोरी आपके किसके साथ लगेगा, बरसीम के साथ। ठीक, इसको याद कर लो, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक थोड़ा मारते हैं, फेंकते नहीं है। अरे यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, चाहे थोड़ा मारे चाहे फेंके, अब हमको तो यही लगेगा ना, है? चलो क्लियर। हाँ, देखो जीवन में थोड़ा सा हंसी भी जरूरी है, क्योंकि देखो स्ट्रेस में रहो चाहे किसी भी कंडीशन में रहो, अब इधर देखो ये तो बिल्कुल पूरा एकदम ब्लैंक करके चलते हैं, पता नहीं कौन सी प्रजाति के पौधे हैं ये। ठीक है, इन प्रजातियों को कोई मतलब नहीं है, ये ऑब्लिगेट भी नहीं है, फैकल्टेटिव भी नहीं है, ये किसी प्रकृति के नहीं है, ना ये कॉम्पिटिशन देने वाले हैं। ठीक, चलो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक, हाँ जी। एक बालक है जिसका नाम है मौर्य, नाम नहीं बता रहा, मौर्य, क्योंकि पहली बार मैं इसको बोल रहा हूँ। ये जब से क्लास स्टार्ट होती है तब से भाई कमेंटबाजी करता रहता है, इसको बिल्कुल मतलब नहीं रहता। अब मैसेज कर रहा है, अब कल आप चले जाओ ना, मैंने रोका थोड़ी, हाथ पकड़ के कि कैमरे के उस तरफ से पकड़ लिया, ना 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 ना, अभी ना जाओ, छोड़कर मन अभी भरा नहीं, ऐसा कुछ बोला क्या मैंने? नहीं बोला ना, तू जा रे मेरे को क्या दिक्कत है? ठीक, अब कल तू चले जा भाई, एग्जाम देने भी मत जाना, जब एग्जाम की डेट जैसे अगर आ भी गई है तो जाना मत, बोले यार कल तो नहीं परसों जाऊंगा एग्जाम देने, परसों चले जाना, क्या दिक्कत है, अलग से करवा देंगे। ठीक, हाँ। डिफरेंट बिटवीन ऑब्जेक्शनेबल एंड मिमिक्री, तो ऑब्जेक्शनेबल मेनली सीड का ये क्या है, आपका मॉर्फोलॉजी हो सकती है, बट सीड के साथ इजीली ये मिक्स हो जाते हैं, तो नॉक्सियस बीड है, हु सीड आर डिफिकल्ट टू सेपरेट, ये वाली लाइन याद रखना, ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्शनेबल कहलाएगा। ठीक, क्लियर? चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करें क्रॉप्स और उनकी एसोसिएटेड बीड, मतलब दोनों टेबल है, ये आपकी बुक में दे रखी होगी और ये जो है थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कवर कर दिया। ठीक, याद हो जाएगा। इसके बाद आगे बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। 5 मिनट और दे दो, ठीक है, अभी हमारे पास हाँ 2-3 मिनट का तो समय है, 5 मिनट और दे दो मुझे, 2-3 मिनट का समय है, यहाँ तक फिनिश कर लेते हैं ताकि कल जब आए तो इसको रिकैप कर पाएं। ठीक, चलो तो इंडिजीनियस बीट किसी पर्टिकुलर एरिया में जैसे देखने को मिल रहा है, जैसे स्ट्राइका जो है वो आपका अफ्रीका में देखने को मिलेगा, और इसके अलावा आपका जो पार्थेनियम है वो नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है, तो उस जगह का ये क्या हो गया, नेटिव बीट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। समझ गए? क्लियर? हाँ सारा याद करना। आगे बात करें, एलियन बीट की बात कर रहे हैं। फोटो देखो, ये बीट का ही फोटो है भैया, देखने में ही वो एलियन लग रहा है। ठीक है, देखने में ही वो जो है इस प्रकृति का लग नहीं रहा है, एकदम जूम करके लिया है ना, इसलिए इतना प्यारा लग रहा है, डरावना भी है। ठीक, चलो तो इसको इंट्रोड्यूस एक्सोटिक या एलियन बीट भी कहते हैं, जो दूसरे देशों से जानबूझ के तो कोई लाएगा नहीं कि हाँ पुतिन साहब 100 किलोग्राम जो है दूसरे खरपतवार भेज दो, जानबूझ के कोई नहीं मंगाता, वो गलती से बीज जैसे कोई वैरायटी लाए तो उसके साथ मिक्स होकर आ गए। ठीक, एक बात ये हो गई। दूसरा क्या है कि कुछ हमारे इक्विपमेंट के साथ आ गए, जैसे मान लो एक जगह से दूसरी जगह जो पार्सल डब्बे लेके आते हैं तो वहाँ कोई बीज रहा होगा, वो डब्बे में चिपक के इधर आ गया, समझ रहे हो? तो ये जो है आपका क्या कहलाता है, एलियन बीट कहलाता है। अब एलियन बीट जो कौन कौन सी कंट्री से देश में आए हैं, तो ये वाली टेबल तो भैया इंपॉर्टेंट है, याद करोगे सब लोग, ये वाली टेबल तो इंपॉर्टेंट है, ये याद करोगे कि अमेरेंथस कहां से आया, तो साउथ यूएस या मेक्सिको से आया, आर्जिमोन मेक्सिकाना जो है मेक्सिको से आया, पार्थेनियम यूएसए से आया, कैनेरिका मतलब फ्लेविस माइनस की बात कर रहे हैं, फ्लेविस माइनस आपका नॉर्थ अमेरिका से आया, साइप्रस यूरोप से आया, साइनोडॉन मिडिल ईस्ट से आया और टस्क्यूटा चाइना से आया। तो ये तो जो है आपको सारा याद रखना है। अगली टेबल की बात करते हैं। अगली टेबल जैसे यूरोप से आया डिजिनेरिया सैंगुइनालिस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकाइनोक्लोरोक्रेसिपस याद कर लेना, लेंटाना इंपॉर्टेंट है, ओरोवन की सोरगम हेलिफेंस, इतना 4-5 तो आप याद कर लेना, ये जो मैंने टिक किए हैं ये जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ गए? हाँ, आता कैसे है? आता ऐसा है राहुल जी, वो सीधा पूछेगा कि सोरगम हेलिफेंस हमारे इंडिया में कौन से देश से आया। ठीक, क्लियर? ऐसे आएगा। चाइना वाले तो पूरी जो है दुनिया को इकोसिस्टम को वो खत्म कर दिए हैं, ये तो खरपतवारों की बात कर रहे हैं। ठीक, चलो बेसिस ऑफ पैरासाइटिक नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ पैरासाइटिक नेचर की बात करें तो थोड़ा सा सुन लो इसके बारे में, कल यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि लग रहा है कि अब पढ़ाऊंगा तो थोड़ी खिचड़ी पक जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो पैरासाइटिक नेचर की बात करें तो पैरासाइटिक नेचर मतलब कि उसका खुद का रूट नहीं है प्रॉपर, उसके अंदर खुद का स्टेम नहीं है, तो वो क्रॉप पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होता है। जैसे हम बात करें डोडर की, कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा, ये टोटल स्टेम पैरासाइट जो है होता है, जिसको ल्यूसन हम कह रहे हैं। ठीक है, ल्यूसन की क्रॉप पर ये नुकसान पहुंचाता है और टोटली स्टेम पर ही डिपेंडेंट है। दूसरा कौन सा है? लोरेंथस, जो सेमी स्टेम पैरासाइट है, मैंगो पर डिपेंड है। फिर टोबैको पे कौन है? ओरोवन की, और बीच आपका सोरगम और आपके शुगर केन। ठीक, इतना जो है हम इसके आगे इसको कल भी पढ़ेंगे, इसके आगे जो है यहाँ से हम एक से इसको याद करेंगे, फिर इक्वेटिक बीट्स पढ़ेंगे, इक्वेटिक बीट्स के बाद थोड़ा सा देख लो, क्लासिफिकेशन मैंने ओवर कर दिया है, इसको मैं कल फिर भी बताऊंगा, बट देख लो यहाँ तक कि ये जो है कवर हो गया। अब इसको थोड़ा ट्रिक से पढ़ेंगे, ट्रिक हम आगे पढ़ेंगे। फिर इक्वेटिक बीट जो कहीं ना कहीं पानी में लगे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इक्वेटिक बीट हमारे फील्ड क्रॉप को नुकसान पहुंचाएंगे। ये पानी अगर आप इरिगेशन के लिए यूज करोगे तो वो बीट बह के आ जाएंगे, उनके जड़ तना पत्ती आ जाएंगे, नुकसान पहुंचाएगा। ठीक, कौन कौन से इक्वेटिक फ्लोटिंग एंड मार्जिनल बीट्स होते हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक, इसके अलावा ये क्रॉप क्लासिफिकेशन हमने ओवर कर लिया है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे डिसेमिनेशन, डिसेमिनेशन या डिस्पर्सल ऑफ बीट्स, फिर बात करेंगे हम क्रॉप बीट कंपटीशन क्या है, फिर उसके बाद किसकी बात करेंगे, बीट कंट्रोल की बात करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो है आपका क्रॉप क्लासिफिकेशन मैंने फिनिश कर दिया है। अब आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आपके पास 1 मिनट का समय है, लेकिन लोग पूछते नहीं है, लोग भाग जाते हैं, धड़ाधड़ बिल्कुल विकेट जैसे गिरते हैं ना, वैसे यहाँ पर लोग भागने लगते हैं। तो आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, यस, पुराने लोगों को तो याद है, बढ़िया सर, मजा आ गया, बहुत सारा याद हो गया, अच्छी बात है। ओके, फोर्थ ईयर ला आहे फ्रॉम भारू सब, अच्छा मराठी हो तो आप अगर नोटिफिकेशन तक आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो आप भर सकते हो। आप टीचिंग करते हो, टाइम का पता नहीं चलता कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, चलो क्लियर, हाँ जी, बढ़िया, ऑल क्लियर, नाइस सेशन, ओके। नहीं यार, एग्रोनॉमी का किंग मत बनाओ, मैं स्टूडेंट हूँ, एग्रोनॉमी का किंग नहीं हूँ, जिसको किंग बनना है वो बनते रहेगा, मैं तो एग्रोनॉमी का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं किंग विंग नहीं हूँ। ठीक, चलो, हाँ ठीक है, ये क्या लिख रहे हो? चलो ठीक है, थैंक यू, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं, आप लोग अच्छा पढ़ते हैं, आप सब लोग इतना प्यार करते हैं तो इसलिए एसीसी जो है आप लोगों के लिए इतना सब कुछ ला के देता है। ठीक है, तो अब आपके कुछ डाउट तो है नहीं है, तो आपकी अनुमति से मैं क्लास को जो है क्या कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ, मतलब ऑफ कर देता हूँ। तो अब आप लोगों के लिए होमवर्क थोड़ा सा ये है, जो लोग भाग गए हैं वो तो चले गए, जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता। अब मेरी बात ये सुन लो कि आप ना 20 क्वेश्चन बनाओगे बीट साइंस के ऊपर, बीट क्या है, बीट की इंपॉर्टेंस क्या है, बीट का क्लासिफिकेशन, तो 20 क्वेश्चन बना के लाओगे, कल पक्का चेक करूँ। ठीक, चलो ओके, चलो तो मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में नई एनर्जी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।